ये एक ऐसी कहानी है जो आपको विश्वास दिलाएगी कि सबसे बड़े धोखे से भी सबसे बड़ी ताकत पैदा हो सकती है। जब एक महिला की सपनों की दुनिया एक पल में बिखर जाती है, तो वह क्या करती है? क्या वह टूट जाती है, या वह उन टुकड़ों को उठाकर कुछ ऐसा बनाती है जो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो? ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जिसने अपने पति के विश्वासघात का बदला इस तरह लिया कि पूरा शहर देखता रह गया। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है, तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से हैं और आप हमें किस समय सुन रहे हैं। उसने जयपुर की सबसे शानदार गाला पार्टी में अपने पति को अपनी सबसे अच्छी दोस्त को चूमते हुए देख लिया, और उसके बाद उसने जो किया उसने पूरे ऊंचे तबके को हैरान कर दिया। अनन्या सोचती थी कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, जब तक कि उसने 300 मेहमानों के सामने रोहन को काव्या के साथ रंगे हाथों नहीं पकड़ लिया। लेकिन हंगामा करने के बजाय उसने गुप्त सबूतों के साथ उन दोनों का सामना किया। वह पार्टी में मुस्कुराते हुए वापस लौटी, उसकी आधी संपत्ति ले ली और शहर की सबसे प्रशंसित महिला बन गई, जबकि धोखेबाज पति बेतहाशा रो रहा था और झूठी प्रेमिका माफी की भीख मांग रही थी। यह स्मार्ट बदला और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी कहानी है जो आपको अंत में उसके लिए खुशी मनाने, रोने और खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। अलार्म घड़ी सुबह 6:30 बजे बजी, जैसा कि हफ्ते के हर दिन होता था। अनन्या ने अपनी नीली आंखें धीरे धीरे खोलीं, उस अकेलेपन का जाना पहचाना बोझ महसूस करते हुए जो उसकी सुबह का साथी बन गया था। किंग साइज बेड का दाहिना हिस्सा ठंडा और खाली था। रोहन सूरज निकलने से पहले ही निकल गया था, एक बार फिर जरूरी कामों का हवाला देते हुए जो इंतजार नहीं कर सकते थे। उसने अंगड़ाई ली, उसके सुनहरे बाल इतालवी रेशम के तकिए पर सुनहरी धूप की किरणों की तरह फैल गए। 32 साल की उम्र में अनन्या ने वही अलौकिक सुंदरता बनाए रखी थी जिसने उसे जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की सबसे ज्यादा चाही जाने वाली लड़की बना दिया था। उसकी त्वचा में अभी भी वह प्राकृतिक चमक थी जिसे देखकर दूसरी औरतें चुपके से पूछती थीं कि उसका राज क्या है, और उसके शरीर में वही परफेक्ट कर्व्स थे जिन्होंने रोहन को पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय में देखते ही जीत लिया था। लेकिन वह सारी बाहरी सुंदरता उस खालीपन को नहीं छिपा सकती थी जो उसके अंदर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। अनन्या उठी और अपने कमरे की पैनोरमिक खिड़की तक गई, जहां से मानसागर झील का मनमोहक दृश्य दिखता था। सी स्कीम में 800 वर्ग मीटर की हवेली किसी भी महिला का सपना थी। क्लासिक भूमध्य सागरीय वास्तुकला, ऐसे बगीचे जो किसी पत्रिका से निकले हुए लगते थे, एक इन्फिनिटी पूल जो जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैला हुआ था। सब कुछ उस रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के पैसे से चुकाया गया था जो रोहन को अपने पिता से विरासत में मिली थी, और उसने अपनी असीम महत्वाकांक्षा से उसका विस्तार किया था। गुड मॉर्निंग मैडम मेहरा, मारिया फिलीपींस की हाउसकीपर ने अभिवादन किया, जो 5 साल से घर की देखभाल कर रही थी। रोहन साहब ने आपके लिए किचन में एक नोट छोड़ा है। अनन्या ने आह भरी। नोट्स? आजकल वे ऐसे ही बात करते थे, कागज के छोटे टुकड़े जो बातचीत, सुबह के आलिंगन, कानों में फुसफुसाए गए गुड मॉर्निंग की जगह ले चुके थे, जो शादी के शुरुआती सालों में उसके दिल की धड़कन बढ़ा देते थे। गवर्नमेंट किचन में, जो पूरी तरह से करारा मार्बल और लेटेस्ट उपकरणों से सुसज्जित था, उसे रोहन की जल्दबाजी में लिखी लिखावट वाला हस्तलिखित नोट मिला। मुंबई के क्लाइंट्स के साथ जरूरी मीटिंग, देर से लौटूंगा, किस आर। कोई आई लव यू नहीं, कोई तुम्हारा दिन अच्छा हो नहीं, बस बुनियादी जानकारी, जैसे कि वह एक सेक्रेटरी हो जिसे बॉस के शेड्यूल के बारे में बताया जा रहा हो। अनन्या ने धीरे धीरे कागज को मोड़ा, यह महसूस करते हुए कि यह सरल सा इशारा भी उसकी संचित निराशा का बोझ उठाए हुए है। वे एक ही घर में रहने वाले अजनबी कब बन गए थे? रोहन ने उसे इस तरह देखना कब बंद कर दिया था जैसे कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो?
और उसे अपनी जीतों के संग्रह में एक और महंगे फर्नीचर के टुकड़े की तरह समझना कब शुरू कर दिया था। फोन की घंटी ने उसके उदास विचारों को तोड़ा। हाय सुंदरी, इस शानदार सुबह में तुम कैसी हो? काव्या की उत्साहित आवाज फोन से गूंजी। अपने साथ वह झूठी खुशी लेकर आई जिसे अनन्या ने हाल ही में नोटिस करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। हाय काव्या, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, अनन्या ने जवाब दिया, खुद को वास्तव में जितना उत्साहित थी उससे ज्यादा उत्साहित दिखाने के लिए मजबूर करते हुए। और तुम, कल रात तुम्हारी डेट कैसी रही? लाइन के दूसरी तरफ एक लगभग अगोचर ठहराव था। ओह, ये दिलचस्प थी। तुम जानती हो जयपुर के ये मर्द कैसे होते हैं? सब खुद को अनूठा समझते हैं। काव्या हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कुछ बनावटीपन था। सुनो, आज दोपहर को मिलने का क्या ख्याल है? हमने बहुत समय से ठीक से बात नहीं की है। अनन्या ने घड़ी देखी। मंगलवार था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह उसकी सुनहरी जिंदगी की विडंबनाओं में से एक थी। उसके पास दुनिया का सारा समय था, लेकिन उसके साथ करने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं था। जरूर, ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरे घर पर कैसा रहेगा? मारिया तुम्हारे पसंदीदा सैंडविच बना सकती है। परफेक्ट। तो फिर 2 बजे मिलते हैं। और अनन्या, मेरे लिए हमेशा इतना उपलब्ध रहने के लिए धन्यवाद। तुम सोच भी नहीं सकती कि हमारी दोस्ती मेरे लिए कितनी जरूरी है। जब काव्या ने फोन रखा तो अनन्या एक पल के लिए फोन पकड़े खड़ी रही। दोस्त की आवाज में कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, एक भावनात्मक तीव्रता जो एक साधारण लंच के निमंत्रण के लिए अनुपातहीन लग रही थी। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, पागलपन भरे विचारों को दूर करते हुए। काव्या स्कूल के दिनों से ही ड्रामेबाज थी। काव्या मोंटेनेग्रो अनन्या की जिंदगी में तब आई थी जब वे दोनों 15 साल की थीं। वह स्कूल में नई लड़की थी, एक अकाउंटेंट की बेटी जो बेहतर अवसरों की तलाश में जयपुर आई थी। पहले दिन से ही वह अनन्या की ओर ऐसे आकर्षित हुई जैसे कोई पतंगा रोशनी की ओर आकर्षित होता है। शुरुआत में अनन्या को इतना समर्पित प्रशंसक होना प्यारा लगा। काव्या उसके हेयर स्टाइल की नकल करती, उसके जैसे कपड़े खरीदती, यहां तक कि उसके कुछ हाव भाव और अभिव्यक्तियां भी अपना लीं। नकल चापलूसी का सबसे ईमानदार रूप है। अनन्या अक्सर मजाक करती जब दूसरी सहेलियां नई लड़की के अजीब व्यवहार पर टिप्पणी करती, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए नकल लगभग जुनूनी हो गई। जब अनन्या ने फुटबॉल टीम के क्वार्टरबैक विक्रम सिंह को डेट करना शुरू किया तो अचानक काव्या में खेलों के प्रति एक अकथनीय जुनून विकसित हो गया। जब अनन्या ने एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने का फैसला किया तो काव्या ने भी उसी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा दी। जब अनन्या यूनिवर्सिटी की एक पार्टी में रोहन से मिली और चमकती आंखों से उसके बारे में बात करने लगी तो काव्या तुरंत उस रहस्यमयी लड़के से मिलना चाहती थी जिसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त का दिल जीत लिया था। और रोहन हमेशा उस तरह का आदमी था जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अनन्या ने सुबह घरेलू कामों में खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर में सब कुछ सैन्य सटीकता के साथ काम करता था। मारिया और सफाई टीम की दक्षता के लिए धन्यवाद, जो सप्ताह में 3 बार आती थी। उसने लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने बिना कोई अर्थ बनाए नाच रहे थे। उसने पूल में कुछ लैप्स तैरने की कोशिश की, लेकिन गर्म और क्रिस्टल साफ पानी ने उसे केवल यह याद दिलाया कि उसकी जिंदगी कैसे एक कोरियोग्राफ और खाली अस्तित्व बन गई थी। ठीक 2 बजे इलेक्ट्रॉनिक गेट काव्या की 2018 की होंडा सिटी के लिए खुला। अनन्या ने खिड़की से देखा जब उसकी दोस्त ने अपनी मर्सिडीज बेंज कैब्रियोलेट के बगल में पार्क किया। दोनों कारों के बीच का अंतर उनके जीवन के लिए एक आदर्श रूपक था। जबकि अनन्या भौतिक बहुतायत में रहती थी, काव्या एक मध्यम आकार की कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करती थी। एक सहकर्मी के साथ 2 बेडरूम का अपार्टमेंट साझा करती थी। अनन्या, प्रिय, काव्या कार से बाहर निकली, एक फ्लोरल ड्रेस पहने हुए जिसे अनन्या को लगभग यकीन था कि उसने पिछले हफ्ते 9 नॉर्डस्ट्रोम की खिड़की में देखा था। तुम हमेशा की तरह बिल्कुल शानदार लग रही हो।
उन्होंने प्रवेश हॉल में एक दूसरे को गले लगाया और अनन्या यह नोटिस किए बिना नहीं रह सकी कि काव्या ने अपना परफ्यूम बदल लिया था। वह कुछ ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा महंगा इस्तेमाल कर रही थी, कुछ ऐसा जिसकी महक अस्पष्ट रूप से जानी पहचानी लग रही थी। हालांकि वह ठीक से यह नहीं बता पा रही थी कि उसने वह सुगंध पहले कहाँ महसूस की थी। तुम भी सुंदर लग रही हो, अनन्या ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह ड्रेस नई है? ओह, यह तो बस एक सौदा है जो मुझे सेल में मिला, काव्या ने स्वाभाविकता से झूठ बोला। वास्तव में उसने उस ड्रेस पर अपने वेतन का लगभग 1/3 खर्च किया था, विशेष रूप से क्योंकि वह जानती थी कि अनन्या को यह स्टाइल पसंद आएगा। वे ढके हुए बरामदे में बैठ गईं, जहां मारिया ने सैंडविच, ताजे फल और क्रिस्टल के गिलासों में परोसी गई आइस्ड टी के साथ एक पत्रिका योग्य मेज तैयार की थी। अक्टूबर के अंत की हल्की हवा बगीचे में खिलने वाले चमेली की सुगंध ला रही थी, जिससे एक लगभग रमणीय वातावरण बन रहा था। तो मुझे उस रहस्यमयी डेट के बारे में बताओ, अनन्या ने स्मोक्ड सैल्मन सैंडविच लेते हुए कहा। काव्या झिझकी, घबराहट में अपनी बीच की उंगली में अंगूठी से खेलते हुए, एक अंगूठी जिसे अनन्या को पहले देखने की याद नहीं थी। ओह, तुम जानती हो कैसा होता है। काम पर एक आदमी से मिली, उसने मुझे डिनर पर बुलाया। कुछ खास नहीं, लेकिन तुम अलग लग रही हो, ज्यादा उत्साहित, जैसे कोई मजेदार राज छिपा रही हो। अनन्या अपनी दोस्त के लिए सच्ची खुशी के साथ मुस्कुराई। चलो बताओ, वह सुंदर है, होशियार है, उसमें क्षमता है। एक पल के लिए काव्या का चेहरा एक प्रामाणिक खुशी से चमक उठा। वह अद्भुत है, वह मुझे हंसाना जानता है, मुझे खास महसूस कराता है। वह उस तरह का आदमी है जिसे कोई भी महिला पाने का सपना देखेगी। कितनी बढ़िया बात है, मैं उससे कब मिलूंगी? तुम जानती हो कि मुझे किसी भी ऐसे आदमी को मंजूरी देनी होगी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त को डेट करना चाहता है। अनन्या ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में सच्ची ममता थी। काव्या की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। वास्तव में यह थोड़ा जटिल है। वह अभी भी अपनी जिंदगी की कुछ चीजें सुलझा रहा है। तुम जानती हो कि मर्द कैसे होते हैं, हमेशा उन बहानों के साथ कि वे प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं हैं। अनन्या ने भौहें सिकोड़ी। काव्या, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी शादीशुदा आदमी के साथ शामिल नहीं हो रही हो। तुम जानती हो कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूं। नहीं नहीं, काव्या ने बहुत तेजी से जवाब दिया, शब्दों में लड़खड़ाते हुए। बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं। तुम मुझे जानती हो अनन्या, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक बेचैनी जिसे अनन्या समझ नहीं पा रही थी। एक पल के लिए उनके बीच एक असहज चुप्पी छा गई, जो केवल बगीचे में पानी के फव्वारे की आवाज से टूट रही थी। और तुम, काव्या ने अचानक विषय बदल दिया, तुम्हारी परफेक्ट शादी कैसी चल रही है? रोहन अभी भी तुम्हें एक रानी की तरह मानता है? अनन्या ने अपने सीने में एक जकड़न महसूस की। ईमानदारी से कैसे जवाब दे, बिना उन सब चीजों के लिए कृतज्ञ लगे जो उसके पास थीं। ये कैसे समझाए कि वह अपनी सुनहरी शादी के अंदर ज्यादा अकेली महसूस करती थी जितना वह सिंगल होने पर कभी महसूस नहीं करती थी। सब ठीक है, उसने झूठ बोला, एक मुस्कान के लिए मजबूर करते हुए। तुम जानती हो कि 8 साल साथ रहने के बाद कैसा होता है, हम एक ज्यादा शांत रूटीन में आ जाते हैं। शांत या उबाऊ? काव्या ने एक ऐसी चतुराई से पूछा जिसने अनन्या को हैरान कर दिया। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें 15 साल से ज्यादा समय से जानती हूं अनन्या। मैं तुम्हारी आंखों में वह चमक जानती हूं जब तुम सच में खुश होती हो, और हाल ही में वह चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है। एक पल के लिए अनन्या ने अपनी दोस्त के साथ दिल खोलने पर विचार किया, उसे अकेली रातों के बारे में बताने के लिए, इस बारे में कि कैसे रोहन अपनी व्यावसायिक बैठकों में ज्यादा दिलचस्पी लेता था, बजाय इसके कि वह उससे इस बारे में बात करे कि वह कभी-कभी अपनी सफल जिंदगी में एक सुंदर सहायक की तरह कैसा महसूस करती है। लेकिन किसी चीज ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। शायद यह गर्व था, या शायद यह उस परफेक्ट छवि को संरक्षित करने की प्रवृत्ति थी जिसे उसने वर्षों में बनाया था, या शायद यह कुछ और आदिम था, एक अंतर्ज्ञान जो फुसफुसा रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लग रहा था। सभी शादियों में उतार चढ़ाव होते हैं, उसने आखिरकार कहा। महत्वपूर्ण बात यह है
कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हैं। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी, कुछ राहत और निराशा के बीच। उन्होंने बाकी दोपहर हल्की फुल्की बातों पर बात करते हुए बिताई। आने वाली गाला पार्टी, जयपुर के उच्च समाज की नवीनतम गपशप, साल के अंत की छुट्टियों की योजनाएं। लेकिन अनन्या इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि हर बातचीत में उपपाठ थे, जैसे कि वे दोनों एक ऐसे नाटक में भूमिकाएं निभा रही थीं जिसकी पटकथा वह पूरी तरह से नहीं जानती थी। जब काव्या शाम 5 बजे के आसपास चली गई तो अनन्या बरामदे में खड़ी होकर होंडा सिटी को पेड़ पौधों वाली सड़क के मोड़ पर गायब होते हुए देखती रही। दोस्ती के इतने सालों में पहली बार उसने सोचा कि क्या वह वास्तव में काव्या को उतना जानती है जितना वह सोचती थी। उस रात रोहन रात 11:15 बजे घर आया, उसी थकी हुई मुस्कान और माथे पर उसी मशीनी चुंबन के साथ जो उसका रात का अनुष्ठान बन गया था। उससे महंगे परफ्यूम की महक आ रही थी, उसकी अपनी नहीं। उसने पेट में एक जकड़न के साथ महसूस किया। यह एक महिला का परफ्यूम था, सूक्ष्म लेकिन निश्चित रूप से मौजूद। तुम्हारा दिन कैसा रहा प्यार? उसने पूछा, सीधे बाथरूम की ओर बढ़ते हुए, वास्तव में जवाब का इंतजार किए बिना। ठीक है, काव्या यहाँ लंच के लिए आई थी, अनन्या ने जवाब दिया, आईने में उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए। एक सेकंड के लगभग अगोचर अंश के लिए रोहन ने अपनी शर्ट का बटन खोलना बंद कर दिया, लेकिन यह इतनी तेजी से हुआ कि अनन्या ने लगभग सोचा कि उसने कल्पना की है। अच्छा है, वह कैसी है? ठीक है, लगता है कि वह किसी को डेट कर रही है। इस बार ठहराव लंबा था। सच में? उसके लिए अच्छा है। मैंने हमेशा सोचा कि वह किसी खास को पाने की हकदार है। उसकी आवाज में कुछ था, एक नोट जो पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं लग रहा था। अनन्या बिस्तर पर लेट गई, एक पत्रिका पढ़ने का नाटक करते हुए, लेकिन उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। जब रोहन आखिरकार उसके साथ बिस्तर पर आया तो उसने सोने का नाटक किया। उसने उसे गहरी आह भरते सुना और एक पल के लिए वह उसके बगल में स्थिर रहा। फिर बहुत धीरे से उसने उसे फुसफुसाते सुना, माफ करना। अनन्या ने जोर से आंखें बंद कर लीं, सोते रहने का नाटक करते हुए, जबकि उसका दिल सीने में धड़क रहा था। किस लिए माफी? देर से आने के लिए, दूर रहने के लिए, या कुछ बहुत बहुत बुरे के लिए? उस रात उसने अनजान परफ्यूम और झूठी मुस्कानों के सपने देखे, यह जाने बिना कि उसके सबसे बुरे बुरे सपने सच होने वाले थे। नवंबर की धूप मास्टर स्वीट के रेशमी पर्दों से छन कर आ रही थी, अपनी सुनहरी रोशनी से अनन्या को जगा रही थी। एक बार फिर वह अकेली थी। बिस्तर का रोहन वाला हिस्सा ठंडा था और वह अपनी कार के गैरेज से निकलने की दूर की आवाज सुन सकती थी। उसने घड़ी देखी, 6:45। वह और भी जल्दी निकलने लगा था और भी देर से लौटने लगा था। अनन्या उठी और क्लोसेट की ओर चली, एक छोटे कमरे के आकार की जगह जो डिजाइनर कपड़ों, रंग और अवसर के अनुसार व्यवस्थित जूतों और गहनों से भरी थी, जो कई बच्चों की विश्वविद्यालय शिक्षा का भुगतान कर सकते थे। लेकिन वह सारी भौतिक बहुतायत उस खालीपन को नहीं भर सकती थी जो हर दिन उसके अंदर बढ़ रहा था। उसने एक साधारण दिन के लिए एक सुरुचिपूर्ण लेकिन बहुत दिखावटी नहीं, सभ्यसाची की एक नेवी ब्लू मिडी ड्रेस चुनी। तैयार होते समय वह काव्या के साथ कल की अजीब बातचीत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसकी दोस्त में कुछ अलग था, एक घबराहट भरी ऊर्जा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह अपना पसंदीदा लिप ग्लॉस लगा रही थी तब फोन बजा। गुड मॉर्निंग सुंदरी। काव्या की आवाज विशेष रूप से उत्साहित लग रही थी। इतनी सुबह फोन करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं आज तुम्हें एक खास लंच के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। जरूर। तुम कहाँ जाना चाहती हो? वास्तव में मैंने सोचा कि हम सुवर्ण महल जा सकते हैं। तुम जानती हो, फेयरमोंट होटल में वह नया रेस्टोरेंट जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अनन्या ने भौहें सिकोड़ी। सुवर्ण महल विंटर पार्क के सबसे महंगे और विशिष्ट रेस्टोरेंट में से एक के रूप में जाना जाता था। यह ठीक उस तरह की जगह नहीं थी जहां काव्या अपने सीमित बजट को देखते हुए नियमित रूप से जाती थी। क्या तुम पक्का हो? मैंने सुना है कि यह बहुत महंगा है। आज मेरी तरफ से है,
काव्या ने जल्दी से बीच में टोका। मान लो कि हाल ही में मुझे कुछ अतिरिक्त पैसे मिले हैं, काम पर बोनस। झूठ। अनन्या काव्या को इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि वह बता सकती थी कि वह कब बहाने बना रही है, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग गई थी। उसकी दोस्त की जिंदगी में क्या हो रहा था? ठीक है, कितने बजे? दोपहर। और अनन्या, अच्छे से तैयार होना, मुझे लग रहा है कि आज का दिन खास होगा। जब उन्होंने फोन रखा तो अनन्या एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ फोन को देखती रही। काव्या की आवाज में कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, जैसे कि वह कुछ योजना बना रही हो। शहर के दूसरी तरफ मालवीय नगर में अपने अपार्टमेंट में काव्या बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी। मस्कारा का तीसरा कोट लगा रही थी। उसके सुनहरे बाल पूरी तरह से ब्रश किए हुए थे, कंधों पर मुलायम लहरों में गिर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे अनन्या इस्तेमाल करती थी। उसने जो ड्रेस चुनी थी वह नई थी, विशेष रूप से उस अवसर के लिए खरीदी गई थी। एक ऋतु कुमार रैप ड्रेस, पन्ना हरे रंग की, जो उसकी आंखों को उभार रही थी। इसकी कीमत लगभग 2 महीने का किराया थी, लेकिन यह हर पैसे के लायक थी। आज उसे परफेक्ट दिखना था। उसका फोन एक टेक्स्ट मैसेज के साथ वाइब्रेट हुआ। लंच से पहले तुमसे मिलना है, यह जरूरी है। काव्या मुस्कुराई, अपने शरीर में एड्रेनालाइन की लहर महसूस करते हुए। रोहन उत्सुक हो रहा था और वह ठीक से जानती थी क्यों। उन्होंने 1 साल पहले जो खेल शुरू किया था वह ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तीव्र होता जा रहा था और वह हर सेकंड का आनंद ले रही थी। यह सब आपात तौर पर मासूमियत से शुरू हुआ था। काव्या हमेशा अनन्या की जिंदगी में और विस्तार से रोहन की जिंदगी में मौजूद रही थी। घर पर डिनर, पार्टियां, सामाजिक कार्यक्रम, वह परिदृश्य का हिस्सा थी। सबसे अच्छी दोस्त जो हमेशा आसपास रहती थी। रोहन उसके साथ विनम्र शिष्टाचार से पेश आता था, जैसे कि वह घर के फर्नीचर का हिस्सा हो। लेकिन फिर ठीक 13 महीने पहले कुछ बदल गया। यह गुरुवार की रात थी और अनन्या एक चचेरे भाई की शादी के लिए मुंबई गई थी। काव्या ने घर पर नजर रखने की पेशकश की थी, एक बहाना जो उसने खुद बनाया था, क्योंकि वह 2 पूरे दिन अपनी गुप्त सनक की वस्तु को देखे बिना रहने का विचार सहन नहीं कर सकती थी। रोहन रात 10 बजे घर आया। काव्या को देर रात का खाना बनाते हुए देखकर हैरान रह गया। अनन्या ने तुम्हें नहीं बताया? उसने मुझसे कहा था कि जब वह बाहर हो तो मैं यहां रहूं। काव्या ने स्वाभाविकता से झूठ बोला, एक ऐसी ड्रेस पहने हुए जिसे वह जानती थी कि वह उसके गुणों को बढ़ाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। रोहन एक पल के लिए झिझका था। जिस तरह से काव्या उसे देख रही थी उसमें कुछ अलग था, ज्यादा तीव्र। वह हमेशा सिर्फ पत्नी की दोस्त थी, लेकिन उस रात किचन की मुलायम रोशनी में उसने उसे सच में पहली बार देखा। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा। वास्तव में साथ होना अच्छा है। उन्होंने साथ में डिनर किया और सालों में पहली बार रोहन ने खुद को सच में एक महिला के साथ बात करते हुए पाया। काव्या एक चौकस श्रोता थी, सही सवाल पूछती थी, उसके चुटकुलों पर हंसती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उसे दिलचस्प, वांछित, खास महसूस कराती थी। ऐसी चीजें जो उसने अनन्या के साथ बहुत समय से महसूस नहीं की थी। जब काव्या ने डिनर के बाद उसके तनावग्रस्त कंधों की मालिश करने की पेशकश की तो उसे मना कर देना चाहिए था। जब उसने फुसफुसाया कि वह कितना आकर्षक है तो उसे दूर हट जाना चाहिए था। जब उसने उसे अपने ही घर के लिविंग रूम में चूमा तो उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं रुका। अपराध बोध बाद में आया बेशक, लेकिन साथ ही निषिद्ध का उत्साह, रहस्य का एड्रेनालाइन, एक ऐसी महिला द्वारा वांछित होने की पुष्टि जो उसे सिर्फ एक सफल प्रदाता के रूप में नहीं देखती थी। अब 13 महीने बाद वे नियमित रूप से मिलते थे, अगोचर होटलों में, काव्या के अपार्टमेंट में, जब उसकी रूममेट यात्रा पर होती थी, यहां तक कि काम के घंटों के बाद उसके ऑफिस में भी। रोहन खुद से कहता था कि यह सिर्फ सेक्स है, सिर्फ एक चरण, लेकिन काव्या और ज्यादा चाहती थी, बहुत ज्यादा। वह अनन्या की जिंदगी चाहती थी। वह घर, हैसियत, शादी की अंगूठी, सम्मानित उपनाम चाहती थी। वह हमेशा के लिए दूसरा विकल्प होने के बजाय मिसेस काव्या मेहरा बनना चाहती थी। और आज वह ठीक यही हासिल करने के लिए
पहला कदम उठाएगी। 11:30 बजे काव्या रोहन के ऑफिस पहुंची, जो जयपुर के केंद्र में था। कांच और स्टील की इमारत शहर की सबसे आधुनिक इमारतों में से एक थी और मेहरा रियल्टी अंतिम 3 मंजिलों पर काबिज थी। सेक्रेटरी 50 साल की एक सुरुचिपूर्ण महिला ने उसे तुरंत पहचान लिया। श्रीमती मेहरा मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है, उसने कहा, स्वचालित रूप से यह मानते हुए कि काव्या अनन्या है। काव्या ने उसे ठीक नहीं किया। रोहन फोन पर था जब वह अंदर आई, एक उद्यम के विवरण पर चर्चा करते हुए उत्साह से हाव भाव कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो पेशेवर अभिव्यक्ति पर लौटने से पहले उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। मुझे फोन रखना होगा, उसने फोन पर कहा, कुछ जरूरी मामले आ गए हैं। जब वे अकेले रह गए तो हवा में तनाव स्पष्ट था। काव्या एक ऐसी महिला के आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर चली जो जानती थी कि वह क्या प्रभाव डालती है। तुम्हारी याद आ रही थी, उसने फुसफुसाया, अपनी उंगलियों को उसके सूट के लैपल पर फेरते हुए। काव्या, हम ऐसे जारी नहीं रख सकते, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास की कमी थी। यह बहुत जोखिम भरा होता जा रहा है। अनन्या को शक होने लगा है। किस बात का शक? मेरा? काव्या हंसी, एक ऐसी आवाज जिसमें मजाक और तिरस्कार का मिश्रण था। वह मुझ पर दुनिया में किसी से भी ज्यादा भरोसा करती है। मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो सकती हूं और वह फिर भी कोई मासूम बहाना ढूंढ लेगी। रोहन दूर हट गया, खिड़की की ओर चलते हुए, जहां से जयपुर का मनोरम दृश्य दिखता था। शायद हमें कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए, जब तक कि चीजें शांत न हो जाएं। ब्रेक? काव्या की आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। रोहन, तुम 1 साल से मुझसे बात कर रहे हो कि तुम्हारी शादी कैसे मर चुकी है, कैसे तुम और अनन्या सिर्फ रूममेट्स हो, और अब तुम ब्रेक लेना चाहते हो। यह जटिल है काव्या, तुम जानती हो कि यह है। नहीं, यह जटिल नहीं है, यह सरल है। तुम एक ऐसी महिला के साथ झूठ में जीना जारी रखना चाहते हो जो तुम्हें नहीं समझती, जो तुम्हारी सराहना नहीं करती, या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो जो तुमसे सच में प्यार करता है। रोहन उसकी ओर मुड़ा और काव्या ने उसकी आंखों में अनिर्णय देखा। यह अपना अंतिम दांव खेलने का समय था। मैं तुम्हारा गंदा राज बनकर थक गई हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में सच्ची आंसू चमक रहे थे। मैं छिपी हुई मुलाकातों और खाली वादों से ज्यादा की हकदार हूं। मैं खुले तौर पर गर्व से प्यार किए जाने की हकदार। काव्या, अगले हफ्ते की गाला पार्टी में मैं वहां रहूंगी और तुम्हें चुनना होगा। अगर तुम सबके सामने मुझसे बात करने आते हो तो मैं जान जाऊंगी कि तुम हमारे रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अगर तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, उसने वाक्य को हवा में छोड़ दिया, जो अनकही धमकी से भरा था। रोहन ने सूखी खांसी की। और अगर मैं तुम्हें नजरअंदाज करता हूं? काव्या मुस्कुराई, लेकिन यह एक ठंडी, गणनात्मक मुस्कान थी। तो मैं मान लूंगी कि हमारी कहानी खत्म हो गई है, और शायद यह समय है कि तुम्हारी पत्नी को पता चले कि वह किस तरह के आदमी से शादीशुदा है। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह तनाव से भरी थी। रोहन जानता था कि काव्या झांसा नहीं दे रही है। उसके पास तस्वीरें, टेक्स्ट मैसेज, पर्याप्त सबूत थे जो न केवल उसकी शादी को बल्कि जयपुर के सामाजिक हलकों में उसकी प्रतिष्ठा को भी नष्ट कर सकते थे। तुम ऐसा नहीं करोगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज ने उसकी अनिश्चितता को धोखा दिया। मुझे आजमाओ, काव्या ने फुसफुसाया, फिर से उसके पास आते हुए। या मुझे चुनो, फैसला तुम्हारा है। उसने उसे तब चूमा, एक हताश और अधिकारपूर्ण चुंबन जिसे उसने वापस दिया, उसके दिमाग में बजने वाले सभी अलार्म के बावजूद। जब वे अलग हुए तो काव्या एक शिकारी की तरह मुस्कुरा रही थी, जिसने अभी अभी अपने शिकार को घेर लिया हो। अब मुझे जाना होगा, उसने खिड़की के प्रतिबिंब में अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा लंच है। हम पार्टी के लिए ड्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब काव्या चली गई तो रोहन अपनी एग्जीक्यूटिव कुर्सी में धंस गया, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। वह इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया था? उसने एक अफेयर को भावनात्मक ब्लैकमेल में कैसे बदलने दिया? उसने अनन्या के बारे में सोचा, जो शायद उस समय घर पर थी, किसी बात का शक किए बिना। अनन्या, जो 8 साल से उसकी साथी थी,
जिसने अपने करियर का त्याग कर दिया था ताकि उसके करियर का समर्थन कर सके, जो उसकी खामियों के बावजूद उससे बिना शर्त प्यार करती थी। लेकिन फिर उसने काव्या के बारे में सोचा, उस जुनून के बारे में जो वह उसमें जगाती थी, जिस तरह से वह उसे फिर से जवान और वांछित महसूस कराती थी। यह गलत था, वह जानता था, लेकिन यह व्यसनी भी था। और अब 1 हफ्ते से भी कम समय में उसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। एक ऐसा फैसला जो न केवल उसके भविष्य को बल्कि 2 महिलाओं की किस्मत को भी तय करेगा, जो उस पर पूरी तरह से अलग अलग तरीकों से भरोसा करती थीं। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी सराहना हमें हर दिन आपके लिए नई और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। सुवर्ण महल में 12:15 बजे अनन्या खिड़की के पास एक मेज पर धैर्यपूर्वक काव्या का इंतजार कर रही थी। रेस्टोरेंट वैसा ही था जैसा आलोचकों ने कहा था, सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर के एक शानदार दृश्य के साथ। उसने स्पार्कलिंग पानी का ऑर्डर दिया और सदियों पुराने पेड़ों के बीच चलते छात्रों को देखती रही। जब काव्या आखिरकार 15 मिनट देर से पहुंची तो वह इस तरह से चमक रही थी जैसा अनन्या ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चलने में एक आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में एक चमक थी जो विजयी होने की कगार पर थी। देरी के लिए माफ करना, काव्या ने बैठने से पहले अनन्या के गाल पर किस करते हुए कहा। मेरी एक मीटिंग लंबी खींच गई। मीटिंग? मैंने सोचा था कि तुमने कहा था कि यह काम पर बोनस है। ओह हाँ, मीटिंग बोनस पर चर्चा करने के लिए थी। काव्या ने धीरे से झूठ बोला, मेनू उठाते हुए। क्या हम वाइन ऑर्डर करें? मैं आज जश्न मना रही हूं। उन्होंने शारदोने की एक बोतल और ऐसे व्यंजन ऑर्डर किए जिनकी कीमत काव्या आमतौर पर 1 हफ्ते के पूरे भोजन पर खर्च करती थी, उससे ज्यादा थी। जैसे जैसे लंच आगे बढ़ा, अनन्या ने देखा कि काव्या रोहन के बारे में बात करने में अजीब तरह से दिलचस्पी ले रही थी। और प्रिंस चार्मिंग कैसा है? काव्या ने वाइन के गिलास के साथ खेलते हुए पूछा। हमेशा की तरह बहुत काम कर रहा है। कभी कभी मैं मजाक करती हूं कि वह कंपनी से शादीशुदा है, मुझसे नहीं। अपने पति को काम के साथ बांटना मुश्किल होगा, काव्या ने कहा। और उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने अनन्या को उसे ज्यादा ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। यह वह जिंदगी है जिसे हमने चुना है। सफलता की अपनी कीमत होती है। और तुम कभी नहीं सोचती कि क्या यह इतनी रातें अकेले रहने, अकेले डिनर करने, अकेले सोने के लायक है? अनन्या ने एक बढ़ती बेचैनी महसूस की। काव्या, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं बस तुम्हारी चिंता करती हूं। तुम खुश रहने की हकदार हो अनन्या। तुम एक ऐसे आदमी की हकदार हो जो तुम्हें पहले रखे। रोहन मुझे पहले रखता है, क्या तुम पक्का हो? सवाल हवा में लटका रहा, ऐसे अर्थों से भरा हुआ जिन्हें अनन्या खोजना नहीं चाहती थी। उसने विषय बदल दिया। आने वाली गाला पार्टी के बारे में बात करते हुए, उस ड्रेस के बारे में जो उसने खरीदी थी, तैयारियों के बारे में। मैं भी वहां रहूंगी, काव्या ने लापरवाही से कहा। मुझे एक दोस्त के जरिए एक निमंत्रण मिला है। कौन सा दोस्त? तुमने कभी इन हलकों में किसी को जानने का जिक्र नहीं किया। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन तुम मुझे वहां देखोगी। और अनन्या, मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ आश्चर्य के लिए तैयार हो। काव्या के रहस्यमयी लहजे ने अनन्या की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। किस तरह के आश्चर्य? ओह, तुम जानती हो कि ये इवेंट्स कैसे होते हैं। हमेशा ड्रामा होता है, हमेशा अप्रत्याशित खुलासे होते हैं। काव्या मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ शिकारी जैसा था। कभी कभी हम लोगों के बारे में ऐसी बातें खोजते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उन्होंने लंच खत्म किया तो अनन्या इस तरह से परेशान थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। काव्या के हर शब्द में उपपाठ थे, जैसे कि वह एक अलग बातचीत में भाग ले रही थी, जिससे अनन्या सोच रही थी कि वह कर रही है। उस रात जब रोहन रात 11:30 बजे घर आया, पहले से कहीं ज्यादा देर से, अनन्या लिविंग रूम में रेड वाइन के गिलास के साथ इंतजार कर रही थी। हमें बात करने की जरूरत है,
उसने कहा, और उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जिसने रोहन को सीढ़ियों के बीच में ही रोक दिया। जरूर। प्यार? किस बारे में? हमारे बारे में। हम कहाँ हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? अनन्या उठी, उसकी ओर चलते हुए। रोहन, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। तुम जल्दी निकलते हो, देर से लौटते हो। जब तुम घर पर होते हो तो तुम मानसिक रूप से कहीं और लगते हो। रोहन ने अपनी गर्दन के पीछे ठंडा पसीना महसूस किया। प्यार? तुम जानती हो कि ऑफिस में कितना व्यस्त रहा है। महिंद्रा सेज में आवासीय परिसर का प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। यह सिर्फ काम के बारे में नहीं है रोहन, अनन्या ने बीच में टोका। यह हमारे बारे में है। हमने आखिरी बार सच में कब बात की थी? हमने आखिरी बार प्यार कब किया था क्योंकि हम चाहते थे, न कि ऑब्लिगेशन से? सवाल ने रोहन को पेट में एक मुक्के की तरह मारा। कब था वास्तव में? उसे याद नहीं आ रहा था। उसकी सारी यौन ऊर्जा महीनों से काव्या की ओर चैनल्ड हो रही थी। अनन्या, उसने शुरू किया, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया। मैं बात कर रही हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्योंकि मैं हमारी शादी में विश्वास करती हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि क्या तुम अभी भी हमारे लिए लड़ना चाहते हो? एक पल के लिए अपनी पत्नी की सच्ची नीली आंखों में देखते हुए रोहन ने इतना तीव्र पछतावा महसूस किया कि उसने उसे लगभग गिरा ही दिया। अनन्या सुंदर, होशियार, वफादार। उसने अपने सपनों का त्याग कर दिया था ताकि उसके सपनों का समर्थन कर सके। वह एक ऐसे पति से बहुत ज्यादा की हकदार थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसे धोखा दे रहा था। बेशक मैं हमारे लिए लड़ना चाहता हूं, उसने कहा, और एक पल के लिए उसने वास्तव में इस पर विश्वास किया। तुम सही हो, मैं दूर रहा हूं, मैं इसे बदलूंगा। अनन्या मुस्कुराई, पहली सच्ची मुस्कान जो उसने हफ्तों में दी थी। अगले हफ्ते की पार्टी से शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम पुराने दिनों की तरह कर सकते हैं। पहले डिनर, डांस, बात करना, जैसे हम डेटिंग के समय करते थे। परफेक्ट, रोहन सहमत हो गया। लेकिन जब वह यह कह रहा था तो उसका दिमाग काव्या और उसके दिए गए अल्टीमेटम पर था। एक हफ्ता। उसके पास एक हफ्ता था यह तय करने के लिए कि वह अपनी पत्नी को चुने जिसे वह स्थिर और अनुमानित तरीके से प्यार करता था, या अपनी प्रेमिका को जो उसे खतरनाक और व्यसनी तरीके से जीवित महसूस कराती थी। उस रात उन्होंने 2 महीने में पहली बार प्यार किया, लेकिन जब अनन्या उसकी बाहों में शांति से सो गई तो रोहन जागता रहा, छत को घूरता रहा, यह जानते हुए कि वह एक झूठ जी रहा है जो शानदार तरीके से फटने वाला था। शहर के दूसरी तरफ काव्या भी जाग रही थी। पार्टी के लिए अपनी रणनीति के हर विवरण की योजना बना रही थी। उसने एक हॉट पिंक ड्रेस ऑर्डर की थी जिसकी कीमत एक भाग्य थी। वह नरम गुलाबी नहीं जो उसने अनन्या को बताया था, बल्कि कुछ ऐसा जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। अगर रोहन में उसे सार्वजनिक रूप से चुनने की हिम्मत नहीं थी तो वह पूरे जयपुर को मेहरा की सुनहरी शादी की सच्चाई बता देगी। समय खत्म हो रहा था और इस प्रेम त्रिकोण के तीनों नायक जानते थे कि अगला हफ्ता उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सवाल यह था, कौन विजयी होगा और इस प्रक्रिया में कौन नष्ट हो जाएगा? गाला पार्टी से पहले का हफ्ता तैयारियों और अनकहे तनावों के एक बवंडर की तरह गुजरा। अनन्या ने स्पा सेशन, ड्रेस की फाइनल फिटिंग और हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के साथ मीटिंग्स शेड्यूल की थी। महीनों में पहली बार वह एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए उत्साहित महसूस कर रही थी, इस उम्मीद में कि वह रात उसकी शादी में एक नया अध्याय शुरू करेगी। उसने जो ड्रेस चुनी थी वह कला का एक नमूना थी, एक मनीष मल्होत्रा की नेवी ब्लू डिजाइन जो उसके शरीर के हर कर्व को इस तरह से उभार रही थी जैसे उसे उस पर चित्रित किया गया हो। कपड़ा तरल पानी की तरह बहता था और हाथ से की गई कढ़ाई के विवरण सूक्ष्म रोशनी का एक खेल बना रहे थे जो किसी भी महिला को ईर्ष्या से मार देती। उसके साथ वह जड़ाऊ गहने पहनेगी जो रोहन ने उसे शादी की 5वीं सालगिरह पर दिए थे। एक हार और झुमके जिनकी कीमत एक लग्जरी कार से ज्यादा थी। रोहन अपनी ओर से स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। अनन्या ने इसे काम के तनाव के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सच्चाई बहुत गहरी थी। उसने हफ्ते के दौरान काव्या से कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अजीब तरह से दुर्गम थी।
उसके कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रहे थे। उसके संदेशों का कोई जवाब नहीं था। ऐसा था जैसे वह बस गायब हो गई हो। पार्टी से पहले गुरुवार को काव्या ने आखिरकार एक संक्षिप्त टेक्स्ट संदेश के साथ जवाब दिया, शनिवार को मिलते हैं, मुझे निराश मत करना। संदेश की ठंडक ने रोहन का पेट सिकोड़ दिया। वह काव्या को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि वह बता सकता था कि जब वह चुप हो जाती थी तो वह कुछ योजना बना रही होती थी, और उसकी योजनाएं शायद ही कभी सूक्ष्म होती थीं। शनिवार की सुबह अनन्या सालों से महसूस नहीं की गई एक प्रत्याशा की भावना के साथ उठी। रोहन ने सुझाव दिया था कि वे दिन एक साथ बिताएं, जैसा कि वे शादी के शुरुआती सालों में करते थे। उन्होंने बरामदे में नाश्ता किया, अखबारों के पन्ने पलटे, हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात की। कुछ घंटों के लिए अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसे वह पति वापस मिल गया है जिससे उसे विश्वविद्यालय में प्यार हो गया था। तुम आज सुंदर लग रही हो, रोहन ने वित्तीय अखबार के ऊपर से उसे देखते हुए कहा। वास्तव में तुम हमेशा सुंदर लगती हो। मुझे लगता है कि मैं यह पर्याप्त नहीं कहता। अनन्या मुस्कुराई, दिल की धड़कन तेज महसूस करते हुए। धन्यवाद। और तुम आज ज्यादा आराम में लग रहे हो, ज्यादा उस रोहन की तरह जिससे मुझे प्यार हुआ था। उसकी आंखों में एक छाया गुजर गई। अनन्या, मुझे यह जानने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा क्या मतलब है चाहे कुछ भी हो? अनन्या ने भौहें सिकोड़ी। कुछ नहीं, मैं बस कभी कभी हम उसकी कद्र नहीं करते जो हमारे पास है, जब तक कि हम उसे खोने के बारे में नहीं सोचते। ये एक स्वीकारोक्ति के सबसे करीब था जो रोहन कर सकता था। उसका एक हिस्सा सब कुछ बताना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, ईमानदारी की नींव पर अपनी शादी का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन कायरता ने हमेशा की तरह साहस पर विजय प्राप्त की। शाम 5 बजे अनन्या ने रात के लिए अपनी तैयारियां शुरू की। मारिया ने सुगंधित लवणों के साथ एक स्नान तैयार किया था और पूरा मास्टर स्वीट लेवेंडर और गुलाब की महक से भर गया था। अनन्या ने धीरे धीरे स्नान किया, खुद को हफ्तों में पहली बार पूरी तरह से आराम करने की विलासिता की अनुमति देते हुए। इस बीच शहर के दूसरी तरफ काव्या अपने अपार्टमेंट में थी, अपने स्वयं के परिवर्तन से गुजर रही थी। हॉट पिंक ड्रेस बिस्तर पर युद्ध के एक घोषणा पत्र की तरह फैली हुई थी। ये वह सब कुछ थी जो अनन्या की ड्रेस नहीं थी। दिखावटी, उत्तेजक, नजरअंदाज करना असंभव। डेकोलेटिस ज्यादा साहसी था, कपड़ा ज्यादा चमकदार, कट ज्यादा रेवेलेटर। उसने उस ड्रेस और उसके साथ आने वाले सामान पर अपने 3 महीने की बचत खर्च कर दी थी। जिमी चू के जूते, एक विंटेज बोटेगा वेनेटा हैंडबैग, एक लग्जरी ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाली एक सहकर्मी से उधार लिए गए गहने। एक रात के लिए वह उन सोशलाइट से अप्रभेद्य होगी जो जयपुर के सबसे विशिष्ट कार्यक्रमों में शामिल होती थीं। आज रात सब कुछ बदल जाता है, उसने आईने में अपने प्रतिबिंब से कहा, खून लाल लिपस्टिक का अंतिम कोट लगाते हुए। आज रात मैं दूसरा विकल्प बनना बंद कर देती हूं। रामबाग पैलेस जयपुर को इस अवसर के लिए बदल दिया गया था। मुख्य हॉल को हजारों सफेद गुलाबों और क्रिस्टल लाइटों से सजाया गया था जो एक परी कथा का माहौल बना रहे थे। इस साल की पार्टी का विषय तारों की रात था और आयोजकों ने एक तारों भरे आकाश के नीचे नृत्य करने की भावना को फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की थी। अनन्या और रोहन शाम 7:30 बजे अपनी सिल्वर मर्सिडीज कैब्रियोलेट में पहुंचे। जब अनन्या कार से बाहर निकली तो प्रवेश द्वार पर मौजूद फोटोग्राफरों और मेहमानों के बीच एक प्रशंसनीय चुप्पी का क्षण था। वह बिल्कुल शानदार लग रही थी और वह यह जानती थी। नेवी ब्लू ड्रेस उसके सुनहरे बालों के साथ पूरी तरह से विपरीत थी और हीरे उसकी सुनहरी त्वचा पर सितारों की तरह चमक रहे थे। श्रीमती मेहरा, समीर शर्मा, जयपुर के सबसे प्रसिद्ध सामाजिक फोटोग्राफर, ने पुकारा। राजस्थान पत्रिका के लिए एक तस्वीर। अनन्या ने स्वाभाविक रूप से पोंछ दिया। उसका हाथ रोहन के हाथ पर टिका हुआ था, उस सहज लालित्य के साथ मुस्कुराते हुए जिसने अन्य महिलाओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इतना सुंदर होना सीखना संभव है। आप दोनों आज रात शानदार लग रहे हैं, प्रिया मेहरा, कार्यक्रम की आयोजक, ने
जोड़े के पास आते हुए टिप्पणी की, अनन्या, यह ड्रेस लुभावनी है और रोहन, तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहे हो। वे हाथ में हाथ डाले मुख्य हॉल में दाखिल हुए, परिचितों का अभिवादन करते हुए, दोस्तों को हाथ हिलाते हुए, जयपुर के सुनहरे जोड़े की भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए। अनन्या एक परी कथा में एक राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी, आखिरकार अपनी जगह पर वापस, उस आदमी के बगल में जिसे वह प्यार करती थी। 1 घंटे के लिए सब कुछ परफेक्ट था। उन्होंने नृत्य किया, अन्य जोड़ों से बात की, महीनों से नहीं की गई हंसी के साथ एक साथ हंसे। अनन्या को यह विश्वास होने लगा था कि शायद उसकी शादी के लिए कोई उम्मीद है, कि शायद वे एक दूसरे के पास वापस लौटने का रास्ता खोज सकते हैं। तभी उसने काव्या को देखा। दोस्त बार के पास खड़ी थी और अनन्या को यह सुनिश्चित करने के लिए 2 बार पलक झपकानी पड़ी कि यह वास्तव में वह थी। हॉट पिंक ड्रेस काव्या की सामान्य रूप से विवेकपूर्ण शैली से इतनी अलग थी कि एक पल के लिए अनन्या ने सोचा कि वह एक अजनबी को देख रही है, लेकिन वे निश्चित रूप से परिचित सुनहरे बाल थे, वे हरी आंखें जिन्हें वह 15 साल से जानती थी। हे भगवान, यह काव्या है, उसने रोहन से कहा। वाह, वह अद्भुत लग रही है, चलो उसे नमस्ते कहते हैं। अनन्या दोस्त की दिशा में चलने लगी, रोहन को हाथ से खींचते हुए। तभी उसने अपने पति के चेहरे पर अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। वह स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, शुद्ध आतंक। रोहन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, शैंपेन की वजह से होगा। लेकिन अनन्या अब नहीं सुन रही थी, क्योंकि उस पल उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी नसों में खून जमा दिया। काव्या बार में अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी था और वे सिर्फ बात नहीं कर रहे थे। उसका हाथ उसकी कमर पर था, वह उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था जिससे वह एक अंतरंग परिचित तरीके से हंस रही थी। यह उस तरह की बातचीत थी जिसे अनन्या अच्छी तरह से पहचानती थी। उसने रोहन को डेटिंग के शुरुआती सालों में ठीक उसी तरह से अभिनय करते देखा था, लेकिन जिसने उसे हॉल के बीच में पूरी तरह से रोक दिया वह तब था जब आदमी थोड़ा मुड़ा, जिससे उसे उसका प्रोफाइल देखने को मिला। वह रोहन था, रोहन जैसा दिखने वाला आदमी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो रोहन की याद दिलाता हो। यह सचमुच उसका पति था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बगल में खड़ा, उसका हाथ उसकी कमर पर, एक प्रेमी की तरह उसके कान में फुसफुसाते हुए। दुनिया रुक गई, चारों ओर की आवाजें एक दूर की भनभनाहट बन गई। क्रिस्टल झूमर की रोशनी उसके सिर के ऊपर कांपती हुई लग रही थी। अनन्या को ऐसा लगा जैसे वह धीमी गति में एक फिल्म देख रही है। हर हरकत, हर हाव भाव, उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बीच हर नजर का आदान प्रदान उसके दिमाग में एक गर्म लोहे की तरह अंकित हो रहा था। लेकिन यह असंभव था। रोहन उसके बगल में था, वह अपने स्मोकिंग के कपड़े के माध्यम से उसके हाथ की गर्मी महसूस कर सकती थी। वह एक ही समय में 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? उसने बगल में देखा और देखा कि रोहन गायब हो गया था। जिस आदमी को वह सेकंड पहले हाथ से पकड़े हुए थी, वह बस वहां नहीं था, जैसे कि वह जादुई रूप से काव्या के बगल में प्रकट हो गया हो। नहीं, उसने खुद से फुसफुसाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह हो रहा था। और जैसे ही उसने देखा, आतंक से मंत्रमुग्ध होकर रोहन ने काव्या का हाथ अपने होठों तक उठाया और उसे धीरे से चूमा। एक अंतरंग और अधिकारपूर्ण इशारा जिसे अनन्या अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वह उसके साथ ऐसा करता था। तभी रोहन ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। उसके चेहरे से खून तुरंत उड़ गया। एक पल के लिए, जो एक अनंत काल की तरह लगा, उनकी आंखें भीड़ भरे हॉल के पार मिली। अनन्या ने डर, अपराध बोध, घबराहट और कुछ ऐसा देखा जिसने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई, राहत, जैसे कि वह आखिरकार पकड़े जाने से राहत महसूस कर रहा हो। काव्या ने रोहन की नजर का पीछा किया और उसे भी देखा, और अनन्या के पूर्ण आतंक के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त मुस्कुराई। शर्मिंदगी या माफी की मुस्कान नहीं, यह एक विजयी मुस्कान थी, जैसे कि उसने अभी अभी एक पुरस्कार जीता हो जिसके लिए वह सालों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। अनन्या को याद नहीं है कि उसके पैर उसे उन तक कैसे ले गए।
उसे केवल यह एहसास हुआ कि वह जोड़े के ठीक सामने खड़ी थी जब उसने अपनी आवाज सुनी, अजीब तरह से शांत संगीत और बातचीत के माध्यम से काटते हुए। गुड इवनिंग प्रिय काव्या। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह बाहरी कर देने वाली थी। आसपास के लोगों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया था कि कुछ हो रहा है। उनकी बातचीत की मात्रा कम हो गई क्योंकि उन्होंने छोटे समूह से निकलने वाले तनाव को महसूस किया। अनन्या, मैं, रोहन ने शुरू किया, लेकिन शब्द उसके गले में ही मर गए। वह क्या कह सकता था? अकथनीय को कैसे समझा सकता था? क्या मैं तुम दोनों से निजी तौर पर बात कर सकती हूं? अनन्या ने कहा, और उसके लहजे में कुछ था, एक घातक शांति जो चीखने या आंसू से कहीं ज्यादा डरावनी थी, जिसने दोनों को बिना सवाल किए उसका पीछा करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें होटल के निजी छतों में से एक पर ले गई, अन्य मेहमानों की जिज्ञासु नजरों से दूर। उसके पैर स्वचालित रूप से चल रहे थे, जैसे कि वह ऑटो पायलट पर काम कर रही हो, जबकि उसका दिमाग यह संसाधित करने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी क्या खोजा है। जब वे छत पर पहुंचे, जहां से जयपुर की टिमटिमाती रोशनी क्षितिज तक फैली हुई थी, अनन्या एक ऐसी शांति के साथ उनकी ओर मुड़ी जिसने उसे खुद भी डरा दिया। रात की हवा उसकी नीली ड्रेस को धीरे धीरे हिला रही थी और शहर की रोशनी उसके गले में हीरों पर प्रतिबिंबित हो रही थी, छोटे इंद्रधनुष बना रही थी जो छत की दीवारों पर नाच रहे थे। वह सुंदर, सुरुचिपूर्ण, संयमित और अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई थी। कब से? उसने बस इतना ही कहा। उसकी आवाज रात की हवा को एक तेज ब्लेड की तरह काट गई, सरल और सीधी। कोई उन्मत्त आरोप नहीं थे, कोई रोना नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। बस एक सवाल था जो एक ईमानदार जवाब की मांग कर रहा था। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह केवल मुख्य हॉल से आने वाले संगीत की दूर की आवाज और नीचे जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर यातायात के हल्के शोर से टूट रही थी। रोहन और काव्या मूर्तियों की तरह खड़े थे, हर कोई दूसरे के पहले बोलने का इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, कब से? अनन्या ने दोहराया, और इस बार उसकी आवाज में एक अधिकार था जो दोनों में से किसी ने पहले नहीं सुना था। यह एक ऐसी महिला की आवाज थी जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे क्षण में अपनी ताकत खोजी थी। छत पर चुप्पी लंबे सेकंड तक फैली रही, जो घंटों की तरह लगी। जयपुर की रात की हवा होटल के बगीचों से चमेली की सुगंध ला रही थी, जो नीचे के मंजिल पर पहुंचने वाले मेहमानों के महंगे परफ्यूम के साथ मिली हुई थी। लेकिन उस छत पर खड़े 3 लोगों के लिए दुनिया उस अपरिहार्य सच्चाई के क्षण तक सिमट गई थी। काव्या सबसे पहले टूटी। वे आंसू जिन्हें उसने महीनों से रोक रखा था, दुख के नहीं बल्कि संचित तनाव के, आखिरकार गिर पड़े, उसके ध्यान से किए गए मेकअप वाले गालों पर काजल के गहरे निशान बनाते हुए। अनन्या, हम ऐसा नहीं होना था। वह सिसकी, लेकिन उसके रोने में कुछ नाटकीय था, जैसे कि वह उस पश्चाताप की भूमिका निभा रही हो जो उसे लगा कि उसे निभानी चाहिए। कैसा नहीं होना था? बिल्कुल। अनन्या एक कदम आगे बढ़ी और अपने वयस्क जीवन में पहली बार उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसने रोहन और काव्या दोनों को सहज रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह कि मैं पता लगा लूं या यह कि तुम मेरे विश्वास को धोखा देते हुए प्यार में पड़ जाओ? रोहन ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, हालांकि वह कांपती और दयनीय निकली। अनन्या, प्लीज मुझे समझाने दो। यह एक गलती थी, यह मेरी कमजोरी थी। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। झूठ। अनन्या की आवाज एक ऐसी ताकत के साथ फट गई जिसने तीनों को हैरान कर दिया। नीचे बगीचे में टहल रहे कुछ जोड़ों ने ऊपर देखा, आवाज से आकर्षित होकर। मुझे यह सस्ता भाषण मत दो रोहन। क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं? क्या तुम सोचते हो कि मैंने देर से निकलने, छिपे हुए फोन कॉल्स, जिस तरह से तुमने महीनों से मुझे मुश्किल से छुआ है, पर ध्यान नहीं दिया? वह काव्या की ओर मुड़ी, जो अब स्पष्ट रूप से कांप रही थी। छत की मुलायम रोशनी के नीचे अनन्या एक देवी, एक बदला लेने वाली की तरह लग रही थी। उसकी सारी प्राकृतिक लालित्य कुछ ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक में बदल गई थी। तुम किशोरावस्था से मेरी सबसे अच्छी दोस्त, वह व्यक्ति जिस पर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी,
वह महिला जो कल मेरे घर पर थी, मेरी चाय पी रही थी, मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर रही थी, मेरे राज सुन रही थी। अनन्या हंसी, लेकिन यह एक कड़वी, बिना खुशी की आवाज थी। तुम कैसे कर सकती हो? मैंने हमेशा तुमसे ईर्ष्या की है। काव्या वापस चिल्लाई। पश्चाताप का सारा दिखावा एक पल में वाष्पित हो गया। स्कूल से ही तुम्हारे पास हमेशा सब कुछ था। सुंदरता, बुद्धिमत्ता, पैसा, सबका प्यार। तुम्हें कभी किसी चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ा, कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो तुमने बेहतर महसूस करने के लिए मेरे पति को चुराने का फैसला किया? अनन्या ने पूछा, उसकी आवाज धीमी और खतरनाक। यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, काव्या ने जारी रखा। वर्षों के दबे हुए आक्रोश के बाद आखिरकार बाढ़ के द्वार टूट गए। मैं उससे सच में प्यार कर बैठी। जिस दिन मैं उससे विश्वविद्यालय में मिली, मैं जानती थी कि उसे मेरे साथ होना चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं। अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसे पेट में एक मुक्का लगा हो। विश्वविद्यालय से? क्या तुम सोचती हो कि यह संयोग था कि मैं तुम्हारे साथ उसी कक्षा में चली गई? क्या तुम सोचती हो कि यह किस्मत थी कि मुझे उस कंपनी में नौकरी मिल गई जहां रोहन इंटर्नशिप कर रहा था? काव्या अब वापसी के बिंदु से परे थी, वर्षों के छिपे हुए जुनून को उगल रही थी। मैंने सब कुछ योजना बनाई, हर आकस्मिक मुलाकात, उसके करीब होने का हर अवसर। रोहन एक भूत की तरह पीला था। काव्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने कभी शक नहीं किया कि यह बहुत अजीब था कि मैं हमेशा उपलब्ध रहती थी जब अनन्या नहीं हो सकती थी? कभी नहीं सोचा कि मुझे हमेशा ठीक से कैसे पता चलता था कि तुम कब उपेक्षित महसूस कर रहे हो? स्थिति की वास्तविकता अनन्या के लिए एक क्रिस्टल स्पष्ट और मतली पैदा करने वाली स्पष्टता के साथ स्पष्ट हो रही थी। तुमने मुझे 15 साल तक इस्तेमाल किया। तुमने मुझे उसके करीब पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया, और यह काम कर गया। काव्या चिल्लाई। सामान्यता का सारा मुखौटा आखिरकार गिर गया, क्योंकि अंत में उसने मुझे चुना। वह यहां खड़ा हो सकता है, यह दिखावा करते हुए कि उसे तुम्हारी परवाह है, लेकिन 1 साल से वह मुझसे कह रहा है कि वह अब तुमसे प्यार नहीं करता। अनन्या धीरे धीरे रोहन की ओर मुड़ी। क्या यह सच है? रोहन ने अपना मुंह कई बार खोला और बंद किया, जैसे पानी से बाहर मछली। इस सवाल का जवाब कैसे दें? ये कैसे समझाएं कि काव्या के साथ उसका रिश्ता शुद्ध शारीरिक इच्छा के रूप में शुरू हुआ था और कुछ ज्यादा जटिल में बदल गया था, जबकि अनन्या के लिए उसका प्यार कुछ आरामदायक और परिचित बन गया था, लेकिन बिना जुनून के। स्थिति जटिल है अनन्या। नहीं रोहन, यह जटिल नहीं है, यह बहुत सरल है। अनन्या ने अपने हैंडबैग से फोन निकाला। चलो, मैं इसे तुम्हारे लिए और भी सरल बना देती। उसने एक रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो चलाया। रोहन की आवाज रात की छत पर स्पष्ट रूप से गूंजी। काव्या हाल ही में बहुत चिपचिपी हो रही है। वह सोचती है कि हम एक असली जोड़ा हैं, कि मैं उसके लिए अनन्या को छोड़ दूंगा। यह दयनीय है। वास्तव में वह यह नहीं समझती कि यह मेरे लिए सिर्फ सेक्स है। अनन्या मेरी पत्नी है, मेरी साथी है। काव्या सिर्फ मजा है। इसके बाद जो चुप्पी छाई वह पूर्ण थी। काव्या ऐसे लड़खड़ाई जैसे उसे पेट में एक शारीरिक मुक्का लगा हो। तुमने यह कब रिकॉर्ड किया? उसने फुसफुसाया। कल रात बाथरूम में तुम्हारी फोन पर बातचीत के दौरान, अनन्या ने ठंडक से जवाब दिया। तुमने सोचा था कि मैं सो रही हूं रोहन, शादी के 8 साल बाद। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यह नोटिस नहीं करूंगी कि तुम मुझसे 2 मीटर दूर किसी और महिला से फुसफुसा रहे हो? रोहन अब पूरी तरह से बेबस था। अनन्या, मैं समझा सकता हूं। क्या समझा सकते हो कि तुमने मुझे 1 साल तक मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ धोखा दिया, कि तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे साजिश रची, जबकि मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती थी कि तुमने उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जबकि तुमने मुझसे कहा कि वह कुछ भी नहीं है। अनन्या छत की रेलिंग तक गई। उसके हाथ ठंडे संगमरमर पर टिके हुए थे जब उसने जयपुर की रोशनी को देखा, जो काले मखमल पर हीरों की तरह फैली हुई थी। एक पल के लिए किसी ने बात नहीं की। जब वह वापस मुड़ी तो उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक लौह दृढ़ संकल्प जो दोनों में से किसी ने पहले नहीं देखा था। काव्या, उसने कहा। उसकी आवाज अब नियंत्रित और बर्फीली थी। तुमने अभी अभी
मुझे बताया कि तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल एक ऐसे आदमी के प्रति जुनूनी होकर बिताए जो तुम्हें सच में कभी नहीं चाहता था, कि तुमने हमारी दोस्ती को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नष्ट कर दिया जो तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे दयनीय कहता है, कि तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल एक कल्पना का पीछा करते हुए बर्बाद कर दिए। काव्या बोल नहीं पा रही थी, अपमान के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। और तुम, रोहन, अनन्या अपने पति की ओर मुड़ी। तुमने उसके बीमार जुनून का फायदा उठाया ताकि अपने घायल पुरुष अहंकार को संतुष्ट कर सको। तुमने एक ही समय में 2 महिलाओं का इस्तेमाल किया, दोनों से झूठ बोला, हर एक से अलग अलग वादे किए। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो, अनन्या ने एक ऐसी ठंडक के साथ कहा जिसने दोनों का खून जमा दिया। 2 स्वार्थी, झूठे और कायर लोग। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे नष्ट कर सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अपमानित कर सकते हो? उसने अपना पर्स खोला और दस्तावेजों का एक फोल्डर निकाला जो वह लाई थी, ठीक उसी पल की भविष्यवाणी करते हुए। ये तलाक के कागजात हैं, उसने शांति से कहा। मेरे वकीलों ने उन्हें शुक्रवार को तैयार किया। जब मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला, रोहन और भी पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता चला? इंस्टाग्राम, अनन्या ने बस इतना कहा। काव्या, तुमने पिछले हफ्ते बाथरूम के आईने में एक तस्वीर पोस्ट की थी। प्रतिबिंब में कमरे के दरवाजे पर एक टाई लटकी हुई देखी जा सकती थी, एक केनाली टाई जो मैंने रोहन को पिछले क्रिसमस पर दी थी। काव्या ने आंखें बंद कर लीं, अपनी ही मूर्खता को महसूस करते हुए। उसके बाद यह आसान था। निजी जासूस, तस्वीरें, फोन रिकॉर्डिंग। तुम लोग ठीक से विवेकपूर्ण नहीं थे। अनन्या ठंडक से मुस्कुराई। वास्तव में तुम दयनीय रूप से स्पष्ट थे। उसने कागजात रोहन को दिए। तुम इस पर हस्ताक्षर करोगे और तुम मुझे सब कुछ का आधा दोगे, घर, कंपनियां, बैंक खाते, सब कुछ। और अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करता तो ये तस्वीरें, उसने अपने फोन पर छवियों की एक श्रृंखला दिखाई, कल सुबह राजस्थान पत्रिका में होंगी। रोहन मेहरा, जयपुर के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक के उत्तराधिकारी, अपनी पत्नी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ धोखा दे रहे हैं। सुर्खियों की। कल्पना करो, रोहन जानता था कि वह फंस गया है। उसकी प्रतिष्ठा, उसके व्यवसाय, उसकी सामाजिक स्थिति, सब कुछ एक सम्मानजनक छवि बनाए रखने पर निर्भर था। अनन्या, ऐसा मत करो, चलो बात करते हैं, चलो कपल थेरेपी के लिए चलते हैं। थेरेपी? अनन्या हंसी, एक ऐसी आवाज जिसमें हास्य और निराशा का मिश्रण था। रोहन, तुमने पिछले हफ्ते जब हम एक साथ यात्रा पर थे, तब हमारे बीच हाउस में मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सेक्स किया था। क्या तुम सच में सोचते हो कि थेरेपी इसे ठीक कर देगी? काव्या ने अचानक अपना सिर उठाया। तुम्हें बीच हाउस के बारे में कैसे पता चला? सुरक्षा कैमरे, अनन्या ने जवाब दिया, जिन्हें तुम दोनों जाहिरा तौर पर भूल गए थे कि वे मौजूद हैं। उस पल रोहन और काव्या दोनों को एहसास हुआ कि कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। अनन्या ने सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, सबूत इकट्ठा किए थे, वकीलों से सलाह ली थी। वह भोली पत्नी नहीं थी जिसे वे सोचते थे कि वे धोखा दे रहे हैं। मैं उस पार्टी में वापस जा रही हूं, अनन्या ने कहा, अपने बालों को ठीक करते हुए और एक अकेला आंसू पोंछते हुए जो बच निकला था। मैं मुस्कुराऊंगी, मैं बात करूंगी, मैं नाचूंगी, और तुम दोनों देखोगे जब मैं उन सभी लोगों को दिखाऊंगी कि असली क्लास का क्या मतलब होता है। अनन्या, रुको। रोहन ने पास आने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया। मुझे मत छुओ, मुझे फिर कभी मत छुओ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन एक ऐसे अधिकार से भरी हुई थी जिसने रोहन को सहज रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कल मेरे वकील तुमसे संपर्क करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह इसके लायक है, क्योंकि यह तुम्हारी आधी संपत्ति के बराबर होगी। वह छत के दरवाजे की ओर चलने लगी, लेकिन रुकी और एक आखिरी बार काव्या की ओर मुड़ी। और तुम काव्या, इतने सालों तक मैं बनने की कोशिश करने के बाद तुमने आखिरकार कर दिखाया। अब तुम मेरी इस्तेमाल की हुई जिंदगी, मेरा झूठा पति और मेरी दया पा सकती हो। उसकी आवाज एक गहरी उदासी से भरी थी, लेकिन एक ऐसी ताकत से भी जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। क्योंकि अंत में तुम यह पता लगाओगी कि किसी की जिंदगी चुराने से
तुम वह व्यक्ति नहीं बन जाती, ये तुम्हें सिर्फ एक चोर बनाती है। उसने एक विराम लिया, एक आखिरी बार उन दो लोगों को देखते हुए जिन्होंने उसकी जिंदगी नष्ट कर दी थी। और रोहन, जब तुम्हें एहसास होगा कि काव्या ने तुमसे कभी सच में प्यार नहीं किया, कि उसने सिर्फ मेरा जो था उसे पाने के विचार से प्यार किया, तो याद रखना कि तुमने एक ऐसी महिला को खो दिया जो तुमसे बिना शर्त प्यार करती थी, एक ऐसी महिला के लिए जो तुमसे सशर्त प्यार करती थी। इन शब्दों के साथ अनन्या छत से बाहर निकल गई, रोहन और काव्या को उनके विश्वासघात के बोझ के साथ अकेला छोड़ते हुए, और इस निश्चितता के साथ कि उन्होंने जितना जीता था उससे कहीं ज्यादा खो दिया था। जब वह हॉल में लौटी तो ऐसा था जैसे एक नई महिला ने कमरे में प्रवेश किया हो। उसकी मुद्रा में कुछ चुंबकीय था, एक आत्मविश्वास जो अंदर से बाहर की ओर विकीर्ण हो रहा था। थोड़ी लाल आंखों और कुछ आंसुओं के बावजूद, जिन्होंने उसके मेकअप को विवेकपूर्ण रूप से धुंधला कर दिया था, वह एक अलग तरीके से शानदार लग रही थी, एक ऐसी महिला की तरह जिसने अभी अभी खुद को पाया हो। अनन्या, प्रिया मेहरा तुरंत पास आई। तुम गायब हो गई थी। हम तुम्हें सम्मानित जोड़ों की आधिकारिक तस्वीर के लिए ढूंढ रहे थे। मैं माफी मांगती हूं। अनन्या मुस्कुराई, और प्रिया के आश्चर्य के लिए यह एक सच्ची न कि मजबूर मुस्कान थी। मुझे एक जरूरी व्यक्तिगत मामला सुलझाना था। रोहन कहाँ है? हमें समारोह के लिए तुम दोनों की जरूरत है। अनन्या ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा, और वहां एक स्पष्टता थी जिसकी सामाजिक आयोजक को उम्मीद नहीं थी। रोहन आज रात समारोह में भाग नहीं लेगा। वास्तव में वह मेरे साथ फिर कभी किसी भी चीज में भाग नहीं लेगा। बयान इतनी शांति के साथ दिया गया था कि प्रिया को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि उसने क्या सुना है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी 10 मिनट पहले खत्म हो गई प्रिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी रात खत्म होनी चाहिए। उसने अपने गले में हीरे ठीक किए, हॉल की खिड़कियों में से एक के प्रतिबिंब में जल्दी से अपनी उपस्थिति की जांच की, और एक उज्जवल मुस्कान के साथ आयोजक की ओर मुड़ी। आजादी का जश्न मनाने के बारे में क्या ख्याल है? और इसके साथ अनन्या मेहरा, जल्द ही पूर्व मेहरा, हॉल के केंद्र में वापस चली गई, जैसे कि वह उस जगह की मालिक हो। इस बीच छत पर रोहन एक पूरी तरह से टूटी हुई काव्या को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी भावनाएं पूरी तरह से अराजकता में थीं। उसने अपनी पत्नी, अपनी आधी संपत्ति और संभवतः अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। और किस लिए? एक ऐसी महिला के लिए जिसने 15 साल से उसके प्रति जुनूनी होने की बात स्वीकार की थी, जिसने उसके करीब आने के लिए स्थितियों में हेरफेर किया था, जिसने ईर्ष्या और जलन के कारण दशकों की दोस्ती को नष्ट कर दिया था। काव्या, रोना बंद करो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में किसी भी वास्तविक दया की कमी थी। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? वह सिसकी। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने बहुत सी बातें कही, रोहन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अनन्या के पास सब कुछ का सबूत है, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, दस्तावेज। वह मुझे आर्थिक रूप से नष्ट कर सकती है। पहली बार काव्या को एहसास हुआ कि रोहन का सारा ध्यान उसके भौतिक नुकसान पर केंद्रित था, न कि उस पर या उनके रिश्ते पर। और हमारे साथ क्या होता है? रोहन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह एक अजनबी को देख रहा हो। काव्या, तुमने अभी अभी स्वीकार किया है कि तुम 15 साल से मेरे प्रति जुनूनी हो, कि तुमने अनन्या के साथ हमारी दोस्ती में हेर फेर किया है ताकि मेरे करीब आ सको। क्या तुम सोचती हो कि यह एक स्वस्थ रिश्ते का आधार है? लेकिन तुमने कहा, मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहती थी, ताकि मैं तुम्हारे साथ सोता रहूं। रोहन ने एक ऐसी क्रूरता के साथ बात की जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी, अपनी सामाजिक स्थिति, अपना परिवार तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा? काव्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तुम कह रहे हो कि यह सब कुछ असली नहीं था। सेक्स असली था, सुविधा असली थी, लेकिन प्यार? रोहन ने अपना सिर हिलाया। मैं अनन्या से प्यार करता हूं, हमेशा करता था। तुम सिर्फ एक व्याकुलता थी।
इन क्रूर शब्दों के साथ रोहन ने काव्या को छत पर अकेला छोड़ दिया और अनन्या की तलाश में निकल गया, अपनी शादी और अपनी जिंदगी से कुछ बचाने की हताश कोशिश में। लेकिन जब वह हॉल में लौटा तो जो दृश्य उसने पाया उसने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया। अनन्या डांस फ्लोर के केंद्र में थी, जयपुर के सामाजिक अभिजात वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के एक समूह से घिरी हुई थी। वह कुछ ऐसा बता रही थी जिससे सब हंस रहे थे, हाथ में शैंपेन के गिलास के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से हाव भाव कर रही थी। और वह उज्जवल थी, ठीक होने का नाटक नहीं कर रही थी, खुशी का अभिनय नहीं कर रही थी, वह सचमुच चमक रही थी। रोहन, विक्रम मल्होत्रा, शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक, ने उसे बुलाया। तुम कहां घुस गए थे? तुम्हारी पत्नी पार्टी की जान बन रही है। रोहन हिचकिचाते हुए पास आया और जब अनन्या ने उसे देखा तो उसकी मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। ओह, यह रहा वह, उसने समूह से कहा। रोहन सबको हमारे फैसले के बारे में बता रहा था। कौन सा फैसला? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। हम तलाक ले रहे हैं, अनन्या ने खुशी से घोषणा की, जैसे कि वह मौसम के बारे में टिप्पणी कर रही हो। वास्तव में हमने कुछ मिनट पहले ही सब कुछ अंतिम रूप दिया है। समूह एक पल के लिए सदमे में चुप हो गया, फिर एक साथ सवालों में फट पड़ा। लेकिन तुम लोग इतने खुश लग रहे थे, इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? यह भयानक है। अनन्या ने धीरे से अपना हाथ उठाया, सबको चुप कराते हुए। प्लीज, हमारे बारे में चिंता मत करो। कभी कभी लोग बस अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इसे कुछ वास्तव में अप्रिय होने से पहले पहचान लिया। उसने सीधे रोहन को देखा। है ना प्रिय? रोहन लकवाग्रस्त था। अनन्या ने अपनी जिंदगी के सबसे अपमानजनक रहस्योद्घाटन को एक आकस्मिक सामाजिक बातचीत में बदल दिया था। उसे नहीं पता था कि वह उस महिला के लिए प्रशंसा महसूस करे या आतंक, जिसके साथ वह 8 साल से शादीशुदा था। हाँ, वह हकलाने में कामयाब रहा। और सबसे अच्छी बात, अनन्या ने जारी रखा, यह है कि अब मैं आधिकारिक तौर पर फिर से योग्य हूं। वह हंसी, एक क्रिस्टल स्पष्ट आवाज जिसने समूह के कई अविवाहित पुरुषों को रुचि के साथ सीधे बैठने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचो, एक 32 साल की महिला, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, बिना किसी भावनात्मक बोझ के और झूठ के, ले शून्य सहिष्णुता के साथ, मैं व्यावहारिक रूप से एक यूनिकॉर्न हूं। समूह हंसी में फट पड़ा और अनन्या तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई, इस तरह से कि वह रोहन की पत्नी के रूप में कभी नहीं थी। पत्नी के रूप में उसका सम्मान किया जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी, लेकिन हमेशा उसे उसका एक विस्तार माना जाता था। अब अकेली वह चुंबकीय थी। अनन्या, रोहन ने कोशिश की, क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। हमने वह सब कुछ कह दिया है जो हमें कहना था। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने विक्रम को एक डांस का वादा किया है। विक्रम मल्होत्रा, जो 2 साल से विधुर थे और महीनों से अनन्या में विवेकपूर्ण रूप से रुचि रखते थे, ने तुरंत अपना हाथ पेश किया। यह एक सम्मान होगा। जैसे ही वे डांस फ्लोर की ओर बढ़े, रोहन खड़ा देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि उसने एक पत्नी से कहीं ज्यादा खो दिया है। उसने एक असाधारण महिला खो दी थी, जिसकी उसने कभी सच में सराहना नहीं की थी जब वह उसके पास थी। डांस फ्लोर पर विक्रम ने अनन्या को सम्मानपूर्वक पकड़ा हुआ था जब वे एक नरम वॉल्ट्स की धुन पर नाच रहे थे। क्या तुम पक्का हो कि तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। मुझे पता है कि तुम बहादुर बन रही हो, लेकिन यह मुश्किल हो रहा होगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और विक्रम ने वहां एक ऐसी ईमानदारी देखी जिसने उसे हैरान कर दिया। जानते हो विक्रम, मुझे टूटा हुआ होना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, एक दृश्य बनाना चाहिए, लेकिन मैं आजाद महसूस कर रही हूं। सालों में पहली बार मैं पूरी तरह से आजाद महसूस कर रही हूं। किससे आजाद? एक ऐसी शादी में खुश होने का नाटक करने से जो 2 साल पहले मर चुकी थी। यह नाटक करने से कि मैंने यह नोटिस नहीं किया कि मेरा पति मुझे एक सुंदर सहायक की तरह मानता था। यह नाटक करने से कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज पर्याप्त है जब आपके पास ईमानदारी, सम्मान या सच्चा प्यार नहीं है। विक्रम ने उसे धीरे से घुमाया
उस अनुग्रह की प्रशंसा करते हुए जिसके साथ वह चल रही थी। और अब मैं यह पता लगा सकती हूं कि मैं कौन हूं, जब मैं किसी की परफेक्ट पत्नी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूं। अनन्या! वह मुस्कुराई, और यह पहली पूरी तरह से सच्ची मुस्कान थी जो उसने महीनों में दी थी। मैं यात्रा कर सकती हूं, पढ़ सकती हूं, अगर मैं चाहूं तो काम कर सकती हूं। मैं चुनाव पर आधारित रिश्ते बना सकती हूं, न कि ऑब्लिगासियोन पर। क्या तुम जयपुर छोड़ दोगी? शायद, या शायद मैं यहां रहकर एक पूरी तरह से नई जिंदगी बनाऊंगी। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। उसने हॉल के चारों ओर देखा, परिचित चेहरों को देखते हुए, वे लोग जो सालों से उसके सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। लेकिन एक बात मैं जानती हूं, मैं अब किसी से भी स्नेह के टुकड़ों को स्वीकार नहीं करूंगी। जब संगीत समाप्त हुआ तो विक्रम ने सम्मानपूर्वक अनन्या का हाथ चूमा। अगर तुम जयपुर में रहने का फैसला करती हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे तुम्हें बेहतर तरीके से जानने का अवसर दोगी। असली अनन्या रोहन मेहरा की पत्नी नहीं। यह एक खुशी होगी, उसने जवाब दिया, और पहली बार महसूस किया कि वह शिष्टाचार या आदत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वह सच में चाहती थी। बाकी रात एक सपने की तरह गुजरी। अनन्या ने कई पुरुषों के साथ नृत्य किया, उन महिलाओं से बात की जिन्हें वह सालों से केवल सतही तौर पर जानती थी, और पाया कि जब वह अधीन पत्नी की भूमिका नहीं निभा रही थी तो वह स्वाभाविक रूप से करिश्माई और दिलचस्प थी। रोहन पार्टी की परिधि पर खड़ा अपनी पूर्व पत्नी को इस तरह से चमकते हुए देखता रहा जैसा वह उसके बगल में कभी नहीं चमकी थी। काव्या पूरी तरह से गायब हो गई थी। शायद वह तब चली गई थी जब उसे एहसास हुआ था कि उसकी कल्पना एक बुरे सपने में बदल गई है। लगभग आधी रात को जब पार्टी खत्म हो रही थी, अनन्या होटल की मुख्य सीढ़ियों पर थी, उन दोस्तों को अलविदा कह रही थी जो उसने उस रात बनाए थे। कई लोगों ने समर्थन व्यक्त किया, मदद की पेशकश की, उसे डिनर और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया। रोहन एक आखिरी बार पास आया जब वह अकेली थी। अनन्या, वह उसकी ओर मुड़ी, और उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत उदासी जो किसी भी रोष से किसी तरह बदतर थी। तुम क्या चाहते हो रोहन? माफी, उसने बस इतना कहा। मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा करता था। अनन्या ने उसे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया। तुम जानते हो कि इस सब का सबसे दुखद हिस्सा क्या है? क्या? यह कि मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मैं विश्वास करती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो जिस तरह से तुम किसी से प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा स्वार्थी था रोहन। तुमने मुझे एक संपत्ति के रूप में प्यार किया, एक व्यक्ति के रूप में नहीं। उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, कोमलता का एक अंतिम इशारा। और मैं एक व्यक्ति के रूप में प्यार किए जाने की हकदार हूं। मैं बदल सकता हूं, नहीं, तुम नहीं कर सकते। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अब नहीं चाहती कि तुम बदलो। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक वैसे ही रहो जैसे तुम हो, ताकि अन्य महिलाएं स्पष्ट रूप से देख सकें कि वे क्या चुन रही हैं। अनन्या उदासी से मुस्कुराई। अलविदा रोहन, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन यह मेरे साथ नहीं होगी। और इसके साथ वह होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपनी कार में बैठी और रोहन मेहरा की पत्नी के रूप में आखिरी बार घर चली गई। अगले दिन पार्टी की तस्वीरें जयपुर के सामाजिक अखबारों में होंगी, लेकिन जो तस्वीरें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगी वे सुनहरे जोड़े मेहरा की नहीं होंगी, वे अनन्या की होंगी, अकेली, उज्जवल, नाचती और एक ऐसी आजादी के साथ हंसती हुई जिसे सभी ने पहचाना लेकिन कुछ ही नाम दे सके। यह एक ऐसी महिला की आजादी थी जिसने सुविधा पर सच्चाई, सुरक्षा पर गरिमा और बाकी सब पर खुद को चुना था। उस रात के 6 महीने बाद जिसने सब कुछ बदल दिया, अनन्या स्नेहा गुप्ता के लॉ ऑफिस में बैठी थी, जो जयपुर की सबसे अच्छी तलाक वकीलों में से एक थी। उन आखिरी कागजातों पर हस्ताक्षर कर रही थी जो उसकी आजादी को आधिकारिक बना देंगे। प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। रोहन ने उसकी किसी भी मांग का विरोध नहीं किया था, शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि अनन्या के पास उसे सार्वजनिक रूप से नष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
अगर वह मुश्किल बनने की कोशिश करता। बधाई हो अनन्या, स्नेहा ने पॉलिश महोगनी की मेज पर हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम आधिकारिक तौर पर एक आजाद और बहुत अमीर महिला हो। अनन्या ने अपना नाम हस्ताक्षर करते हुए मुस्कुराई। अनन्या शर्मा। फिर से दस्तावेजों पर आखिरी बार उसने जो आधी संपत्ति मांगी थी वह हकीकत बन गई थी। सी स्कीम में हवेली मेहरा कंपनियों का आधा हिस्सा, एक ऐसी राशि जो कई जन्मों के लिए उसकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद स्नेहा, हर चीज के लिए। आपके साथ काम करना एक खुशी थी। मैं शायद ही कभी किसी को इतने दर्दनाक तलाक से इतनी शान से निपटते हुए देखती हूं। स्नेहा ने दस्तावेजों का फोल्डर बंद कर दिया। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? अनन्या ने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा, जहां से जयपुर के केंद्र का मनोरम दृश्य दिखता था। वह शहर जहां उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिताई थी, जहां उसने शादी की थी, जहां उसने विश्वासघात की खोज की थी, जहां वह पुनर्जीवित हुई थी। मैं अभी भी फैसला कर रही हूं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। सालों में पहली बार भविष्य एक खाली पन्ना है। यह डरावना और रोमांचक दोनों एक ही समय में है। और यह सच था। पिछले 6 महीने गहन खोज का दौर रहे थे। पत्नी के दायित्वों के बिना, सामाजिक दिखावा बनाए रखने की जरूरत के बिना, अनन्या ने यह पता लगाना शुरू कर दिया था कि वह वास्तव में कौन थी जब कोई नहीं देख रहा था। उसने राजस्थान विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के एक कोर्स में दाखिला लिया था, कुछ ऐसा जो वह हमेशा करना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उसने पाया कि उसके पास मानवीय प्रेरणाओं को समझने की एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। भाग्य की विडंबना, यह देखते हुए कि वह अपने सबसे करीबी लोगों की प्रेरणाओं के प्रति कितनी अंधी थी, उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अकेले यात्रा की थी। पेरिस, रोम, बार्सिलोना, वे स्थान जहां वह रोहन के साथ एक लग्जरी पर्यटक के रूप में गई थी, लेकिन अब एक स्वतंत्र महिला के रूप में खोज रही थी, जो कला, इतिहास और संस्कृति में रुचि रखती थी, न कि सिर्फ 5 सितारा होटलों और मिशेलिन रेस्टोरेंट में। उसने थेरेपी ली थी, बहुत सारी थेरेपी, व्यवहार के उन पैटर्न की खोज की जो उसने दूसरों को खुश करने के लिए विकसित किए थे। ये पता लगाया कि उसने इतने लंबे समय तक स्नेह के टुकड़ों को क्यों स्वीकार किया था, प्यार करने, योग्य होने और अधीन होने के बीच का अंतर सीखा था। और वह लोगों से मिली थी, दिलचस्प पुरुषों, प्रेरक महिलाओं, पारस्परिक हितों पर आधारित सच्ची दोस्ती, न कि सामाजिक स्थिति या सुविधा पर। उस धूप वाली मई की दोपहर को जब वह लॉ ऑफिस से बाहर निकली, तो अनन्या ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जयपुर की सड़कों पर बिना किसी मंजिल के घूमना, सीधे घर नहीं जाना, कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं करना, बस पल में मौजूद रहना। वह सी स्कीम में पृथ्वीराज रोड पर घूम रही थी, बुटीक की दुकानों और आरामदायक कैफे को देखते हुए। जब उसने उसे सुना, आर्यन खन्ना टप्परी सेंट्रल कैफे की बाहरी मेजों में से एक पर बैठा था। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था, धूप का चश्मा सिर के ऊपर धकेला हुआ था, पूरी तरह से किसी चीज में डूबा हुआ था जिसे वह डिजाइन कर रहा था। अनन्या उससे 2 महीने पहले जवाहर कला केंद्र में एक कला प्रदर्शनी में मिली थी और उन्होंने 2 घंटे तक लैंडस्केप आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। एक ऐसी बातचीत जो स्वाभाविक रूप से बही, बिना किसी खेल के, बिना किसी दिखावे के। बस 2 बुद्धिमान वयस्क जुनून साझा कर रहे थे। वह एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट था जो शहरी स्थानों को प्रकृति के नखलिस्तान में बदलने में माहिर था। 3 साल से तलाकशुदा, एक 8 साल की बेटी का पिता जो सप्ताहांत उसके साथ बिताती थी। रोहन के विपरीत, जो बातचीत पर हावी रहता था और जहां भी जाता था ध्यान आकर्षित करता था। आर्यन की उपस्थिति ज्यादा नरम थी, लेकिन असीम रूप से ज्यादा वास्तविक थी। अनन्या, वह मुड़ी और देखा कि उसने लैपटॉप से अपना सिर उठाया है। एक सच्ची मुस्कान उसके चेहरे को रोशन कर रही है, उन गणनात्मक मुस्कानों के विपरीत जिन्हें वह सामाजिक कार्यक्रमों में देखने की आदी थी। आर्यन अपनी आंखों से भी मुस्कुराता था। आर्यन, तुम्हें यहां देखकर कितनी अच्छी आश्चर्य की बात है, उसने कहा और महसूस किया कि उसे देखकर उसकी अपनी खुशी पूरी तरह से सहज थी। मैं गुजर रहा था और मैंने तुम्हें चलते हुए देखा।
लॉ ऑफिस में कैसा रहा? तुमने जिक्र किया था कि आज तुम्हें कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हैं। यह तथ्य कि उसने एक आकस्मिक बातचीत से इतने छोटे विवरण को याद रखा, उसे छू गया। रोहन शायद ही कभी उसकी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स को याद रखता था। तुच्छ विवरणों की तो बात ही छोड़ दें। आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा, उसने कहा, और पहली बार वह इन शब्दों को बिना किसी बोझ के कह सकी। एक पक्षी की तरह आजाद। आर्यन उठा और सहज रूप से उसे गले लगा लिया। यह एक रोमांटिक या यौन आलिंगन नहीं था, बल्कि एक सच्चे दोस्त का आलिंगन था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी भलाई की परवाह करता था। बधाई हो। मुझे पता है कि यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। धन्यवाद। वास्तव में मैं राहत महसूस कर रही हूं, जैसे कि एक बोझ जिसे मैं जानती भी नहीं थी कि मैं ढो रही थी, मेरे कंधों से हटा दिया गया हो। चलो जश्न मनाते हैं। मैं डिनर के लिए एक अद्भुत जगह जानता हूं। अनन्या एक पल के लिए झिझकी। इसीलिए नहीं कि वह नहीं चाहती थी, वह निश्चित रूप से चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अभी भी पुरुषों के मामले में अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीख रही थी। बस अगर यह बहुत फैंसी न हो, उसने आखिरकार कहा। मैं उन जगहों से थोड़ी थक गई हूं जहां आपको 2 हफ्ते पहले से आरक्षण की जरूरत होती है, और वेटर जो आपकी वाइन की पसंद पर आपको आंकते हैं। आर्यन हंसा। एक सच्ची और गर्मजोशी भरी आवाज। एक प्रामाणिक टैकोस के फूड ट्रक के बारे में क्या ख्याल है जिसे मैं जानता हूं? प्लास्टिक की मेजें, कैन में बियर, स्थानीय कलाकारों द्वारा बजाया जाने वाला लाइव संगीत। परफेक्ट। वे जयपुर की सड़कों पर एक साथ चले, हर चीज और किसी भी चीज के बारे में बात करते हुए। आर्यन ने उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिस पर वह काम कर रहा था। शहर के केंद्र में एक खाली भूखंड को एक सामुदायिक उद्यान में बदलना। अनन्या ने अपनी मनोविज्ञान की कक्षाओं के बारे में बात की, इस बारे में कि वह मानव मन की जटिलता से कितनी मोहित थी। क्या तुमने सप्ताहांत के लिए कुछ योजना बनाई है? आर्यन ने पूछा जब वे फूड ट्रक की कतार में इंतजार कर रहे थे। वास्तव में मेरी एक डेट है, अनन्या ने कहा और हंसी जब उसने उसके चेहरे पर से गुजरने वाली थोड़ी निराश अभिव्यक्ति देखी। ओह, अपने साथ, उसने मुस्कुराते हुए पूरा किया। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अकेले सिनेमा जा रही हूं। राज मंदिर सिनेमा में एक इंडी फिल्म चल रही है जिसे मैं देखना चाहती हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं जानती जो इसमें दिलचस्पी लेगा। कौन सी फिल्म? पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर। यह 17वीं शताब्दी में 2 महिलाओं के बारे में एक फ्रांसीसी फिल्म है, आर्यन ने पूरा किया। मैंने पिछले हफ्ते देखी, यह असाधारण है। अनन्या ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम 17वीं शताब्दी में महिलाओं के बारे में एक स्वतंत्र फ्रांसीसी फिल्म देखने गए? मैं कला के इतिहास में डिग्री के साथ एक 35 वर्षीय तलाकशुदा लैंडस्केप आर्किटेक्ट हूं। मैं आश्चर्य से भरा हूं, और वह वास्तव में था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, अनन्या ने आर्यन में जटिलता की परतें खोजीं जो उसे आकर्षित और आकर्षित करती थीं। वह बहुत पढ़ता था, जब भी संभव हो एक सीमित बजट के भीतर यात्रा करता था, उन लग्जरी यात्राओं से बहुत अलग जिनकी वह आदी थी। वह एक शौक के रूप में खाना बनाता था और अपनी बेटी के बारे में इतने सच्चे प्यार से बात करता था कि अनन्या का दिल गर्म हो जाता था। और तुम? उसने पूछा जब वे प्लास्टिक की मेजों में से एक पर बैठे थे। उनके सामने आधे खाए हुए टैकोस, एक स्थानीय बैंड एक अस्थाई मंच पर नरम जैज बजा रहा था। क्या तुम बच्चे चाहती हो? ये एक ऐसा सवाल था जिससे अनन्या ने सालों तक सोचने से परहेज किया था। रोहन के साथ बच्चे हमेशा किसी दिन के लिए कुछ थे, एक अनिश्चित भविष्य के लिए, एक अस्पष्ट योजना जो कभी नहीं आई। मैं सोचती थी कि हाँ, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन अब मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि मैं एक व्यक्ति के रूप में कौन हूं, इससे पहले कि मैं किसी और व्यक्ति को बनाने के लिए जिम्मेदार बनूं। यह बहुत समझदारी है। बहुत से लोग बच्चे पैदा करते हैं इस उम्मीद में कि यह उनके जीवन में किसी खालीपन को भर देगा, लेकिन बच्चे हमें पूरा करने के लिए मौजूद नहीं हैं। वे प्यार किए जाने और अपने स्वयं के व्यक्ति बनने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मौजूद हैं। उसकी भावनात्मक परिपक्वता ने उसे प्रभावित किया।
ये एक ऐसी बातचीत थी जो वह रोहन के साथ कभी नहीं कर सकती थी, जो बच्चों को अपने स्वयं के व्यक्तिगत ब्रांड के विस्तार के रूप में देखता था। परिवार की विरासत को जारी रखने के लिए छोटे मेहरा। जब रात खत्म हुई तो वह उसकी कार तक गई। एक व्यावहारिक निर्णय, क्योंकि अनन्या ने मर्सिडीज कैब्रियोलेट बेचने और एक इस्तेमाल की हुई महिंद्रा थार खरीदने का फैसला किया था। कुछ ऐसा जो एक रियल एस्टेट टाइकून की पूर्व पत्नी से उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। इस शानदार रात के लिए धन्यवाद, उसने कहा, हर चीज की सादगी और प्रामाणिकता से सचमुच प्रभावित होकर। तुम्हारी आजादी के जश्न का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। उसने उसे चूमने की कोशिश नहीं की, कोई स्पष्ट रोमांटिक हरकत नहीं की, बस एक पल के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अनन्या, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अभी अभी एक लंबी शादी से बाहर निकली हो। तुम अब यह पता लगा रही हो कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें समय और जगह चाहिए तो मैं पूरी तरह से समझता हूं। उसके विचार ने उसे लगभग रुला ही दिया था। आखिरी बार कब किसी आदमी ने उसकी भावनात्मक जरूरतों को अपनी इच्छाओं से पहले रखा था? मैं भी तुम्हें बेहतर तरीके से जानना चाहूंगी, उसने जवाब दिया। और तुम मेरे बारे में सही हो कि मुझे समय चाहिए, लेकिन समय का मतलब जरूरी नहीं कि अकेले हो। इसका मतलब है मेरी गति से, तुम्हारी गति से। वह मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। उस रात घर जाते समय अनन्या ने अपने जीवन में हुए बदलावों पर विचार किया। 6 महीने पहले उसकी सबसे बड़ी चिंता एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए सही ड्रेस चुनना थी। अब वह मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री करने के लिए विश्वविद्यालय लौटने पर विचार कर रही थी। उन महिलाओं की मदद करने के लिए एक क्लिनिक खोलने के बारे में सोच रही थी जो विश्वासघात से गुजरी थीं। एशिया की एक एकल यात्रा की योजना बना रही थी। और आर्यन था, एक उद्धार या रोहन के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सच्ची रुचि पर आधारित मानवीय संबंध की एक दिलचस्प संभावना के रूप में। 3 महीने बाद जब उसने मनोविज्ञान में अपने कोर्स से सम्मान के साथ स्नातक किया, तो आर्यन दर्शकों में था। उन कुछ सच्चे दोस्तों के साथ जो उसने बनाए थे, उसके लिए तालियां बजा रहा था। वे 6 हफ्तों से आधिकारिक तौर पर डेटिंग कर रहे थे। एक धीमी, सम्मानजनक डेटिंग जो लंबी बातचीत, साझा गतिविधियों और एक भावनात्मक अंतरंगता पर बनी थी, जो स्वाभाविक रूप से बढ़ रही थी। इसके 6 महीने बाद जब अनन्या ने भावनात्मक विश्वासघात से पीड़ित महिलाओं के लिए थेरेपी में विशेषज्ञता वाले अपने क्लिनिक का उद्घाटन किया, तो आर्यन ने इमारत के पीछे चिकित्सीय उद्यान को डिजाइन करने में मदद की। एक ऐसी जगह जहां उसके मरीज शांति और प्रतिबिंब पा सकते थे, उन पौधों के बीच जिन्हें उनकी शांत करने वाले गुणों के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया था। और उस रात के 2 साल बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया, जब अनन्या और आर्यन ने क्लिनिक के बगीचे में ही एक छोटे और अंतरंग समारोह में शादी की, तो उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने अपनी पहली शादी में कभी अनुभव नहीं किया था। निर्भरता के बिना पूर्णता, अधिकार के बिना प्यार, दैनिक चुनाव पर आधारित सच्ची साझेदारी, न कि सामाजिक दायित्व पर। समारोह सरल लेकिन परफेक्ट था। अनन्या ने एक साधारण सफेद ड्रेस पहनी थी, जिसे उसने इसलिए चुना था क्योंकि उसे यह पसंद थी, न कि इसलिए कि यह मेहमानों को प्रभावित करेगी। उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं लीं, वे उन्होंने खुद लिखी थीं। साहचर्य, आपसी विकास और ऐसे प्यार के बारे में सच्चे शब्द जो व्यक्तित्व के लिए जगह देते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूं, अनन्या ने आर्यन की भूरी आंखों में देखते हुए कहा, कि मैं तुमसे उसके लिए प्यार करूंगी जो तुम हो, न कि उसके लिए जो तुम मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बढ़ने का वादा करती हूं, तुम्हारी छाया में नहीं। और मैं वादा करती हूं कि हमारा रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा, भले ही सच्चाई मुश्किल हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, आर्यन ने जवाब दिया, कि मैं तुम्हारे सभी सपनों में तुम्हारा समर्थन करूंगा, यहां तक कि उन सपनों में भी जिन्हें मैं पूरी तरह से नहीं समझता। मैं वादा करता हूं कि तुम हमेशा मेरी साथी रहोगी, कभी मेरा ट्रॉफी नहीं। और मैं वादा करता हूं कि हमारा प्यार हमेशा एक सचेत विकल्प होगा, कभी आदत नहीं। जब उन्होंने प्रतिज्ञाओं को सील करते हुए चूमा, तो अनन्या को ऐसा लगा
जैसे वह पहली बार अपने असली भविष्य को चूम रही है। छोटे लेकिन गर्मजोशी भरे दर्शकों में वे सच्चे दोस्त थे जो उसने पिछले कुछ सालों में बनाए थे। कॉलेज के सहपाठी, अन्य महिलाएं जो समान अनुभवों से गुजरी थीं, पड़ोसी जो उसकी एक व्यक्ति के रूप में परवाह करते थे, न कि एक हैसियत के प्रतीक के रूप में। कोई सामाजिक फोटोग्राफर नहीं थे, राजनीतिक या वित्तीय महत्व पर आधारित कोई मेहमान सूची नहीं थी, कोई महंगे उपहार नहीं थे जो सामाजिक लेन देन का प्रतीक थे। बस वे लोग थे जो वास्तव में अनन्या और आर्यन की खुशी की परवाह करते थे। इसके बाद हुई साधारण पार्टी के दौरान बगीचे में बारबेक्यू, आर्यन के एक दोस्त द्वारा बजाया गया संगीत, उनके अपने हाथों से की गई सजावट, अनन्या के पास गहरे प्रतिबिंब का एक क्षण था। उसने रोहन के बारे में सोचा, जिसने तलाक के कुछ महीने बाद एक दयनीय सुलह की कोशिश की थी। जब उसे एहसास हुआ था कि काव्या ठीक वही थी जिसकी अनन्या ने भविष्यवाणी की थी, एक जुनूनी महिला जो उसे अपनी निरंतर भावनात्मक मांगों से घुटन महसूस कराती थी। उनका रिश्ता रहस्य उद्घाटन की रात के ठीक 3 महीने बाद तक चला था। उसने काव्या के बारे में सोचा, जिसने सालों से उससे कई बार संपर्क करने की कोशिश की थी, हताश संदेश भेजते हुए, माफी मांगते हुए, यह समझाते हुए कि उसे एहसास हुआ था कि रोहन ने उसे कभी सच में प्यार नहीं किया, कि उसने एकमात्र सच्ची दोस्ती को नष्ट कर दिया था जो उसने कभी एक ऐसे आदमी के लिए की थी जो अनन्या के जूतों के लायक भी नहीं था। अनन्या ने कभी जवाब नहीं दिया, क्रूरता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने माफी के बारे में एक मौलिक सच्चाई समझ ली थी। कुछ विश्वासघात ऐसे निशान होते हैं जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होते, और यह ठीक था। हर घाव को माफ करने की जरूरत नहीं होती ताकि हम आगे बढ़ सकें। कभी कभी सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य बस यह स्वीकार करने से आती है कि कुछ लोग हमारे भावनात्मक जीवन तक पहुंच के लायक नहीं होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा, एक ऐसी महिला से जो दूसरों की आंखों के माध्यम से अपने मूल्य को परिभाषित करती थी, एक ऐसी महिला तक जो ठीक से जानती थी कि वह कौन है और क्या लायक है, किसी ऐसे व्यक्ति से जो स्नेह के टुकड़ों को स्वीकार करती थी, किसी ऐसे व्यक्ति तक जो सच्चे प्यार की मांग करती थी या अकेले रहना पसंद करती थी। तुम क्या सोच रही हो? आर्यन पास आया, उसे शैंपेन का एक गिलास देते हुए। इस बारे में कि कैसे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे चरण की शुरुआत बन गई, उसने जवाब दिया, गिलास स्वीकार करते हुए और बगीचे के चारों ओर देखते हुए, उन लोगों से भरा हुआ जो उसे उसके लिए प्यार करते थे जो वह थी, न कि उसके लिए जो वह प्रतिनिधित्व करती थी। क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? अनन्या ने सवाल पर ध्यान से विचार किया। मुझे खुद को महत्व देने में इतना समय लगाने का पछतावा है, लेकिन मुझे यात्रा का पछतावा नहीं है, क्योंकि इसके बिना मैं कभी यहां नहीं पहुंचती। आर्यन ने धीरे से उसके माथे को चूमा। एक मनोवैज्ञानिक के लिए तुम्हारे पास बहुत गहरी अंतर्दृष्टि है, वह हंसी। एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट के लिए तुम बहुत उत्तेजक सवाल पूछते हो, और वहां सच्चे प्यार से घिरे हुए एक बगीचे में जो विकास और नवीनीकरण का प्रतीक था, अनन्या आखिरकार वहां पहुंच गई थी जहां वह हमेशा होना चाहती थी। अपने साथ घर पर उसके लिए प्यार किया जाता था जो वह वास्तव में थी, और अपने बदले हुए दर्द का इस्तेमाल अन्य लोगों को उनकी अपनी आजादी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कर रही थी। शादी के 2 साल बाद जब उसने मनोविज्ञान में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की, भावनात्मक विश्वासघात के उत्तरजीवियों के लिए थेरेपी में विशेषज्ञता, उसकी पहली मरीज एक युवा सुनहरे बालों वाली नीली आंखों वाली लड़की थी जो उसे सालों पहले खुद की बहुत याद दिलाती थी। बाहर से सुंदर, लेकिन अंदर से अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विश्वासघात से टूटी हुई। डॉक्टर अनन्या, युवा लड़की ने पहली परामर्श में कहा। आंसू उसके परफेक्ट चेहरे पर बह रहे थे। सब लोग कहते हैं कि मुझे माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। यह सामान्य है। अनन्या समझ के साथ मुस्कुराई, अपनी यात्रा की गूंज को अपने सामने महिला के दर्द में देखते हुए। माफ करने का मतलब भूलना या पीछे लौटना नहीं है, उसने धीरे से कहा।
माफ करने का मतलब दर्द को छोड़ना है ताकि यह अब आपके जीवन को नियंत्रित न करे, और केवल आप ही यह तय कर सकती हैं कि यह कब और कैसे करना है। मेरा काम यहां आपको यह पता लगाने में मदद करना है कि आप दर्द के अलावा कौन हैं। और इस तरह अनन्या ने अपने सबसे बड़े घाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया, अन्य महिलाओं को खुद के पास वापस लौटने का रास्ता खोजने में मदद करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था। धोखेबाज बेतहाशा रोया था, प्रेमिका ने माफी की भीख मांगी थी, लेकिन पत्नी पत्नी कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई थी, एक पूर्ण, स्वतंत्र और वास्तव में खुश महिला जो अपने दर्द का इस्तेमाल दूसरों को ठीक करने के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सच्चाई पर आधारित रिश्ते बनाने के लिए करती थी, न कि कल्पना पर। और यह असली जीत थी, बदला नहीं, उन लोगों की सजा नहीं जिन्होंने उसे धोखा दिया, बल्कि एक पीड़ित से एक विजेता में एक पूर्ण परिवर्तन, एक ऐसी महिला से जो दूसरों की छाया में रहती थी, एक ऐसी महिला तक जो अपनी रोशनी से चमकती थी। गुरुवार की एक दोपहर, उस फेटफुल रात के 5 साल बाद, रामबाग पैलेस में अनन्या अपने क्लिनिक में थी। दिन के अपने आखिरी मरीज को देख रही थी जब मारिया, उसकी पूर्व हाउसकीपर, जो अब क्लिनिक में प्रशासनिक समन्वयक के रूप में काम करती थी, ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। डॉ अनन्या, बाधित करने के लिए माफ करना, लेकिन आपके लिए एक जरूरी कॉल है। यह अस्पताल से है। अनन्या का दिल तुरंत तेज हो गया। आर्यन शहर के दूसरी तरफ एक निर्माण स्थल पर था और उसकी सौतेली बेटी आयशा स्कूल में थी। अस्पताल में कौन हो सकता था? माफ करना प्रिया, उसने मरीज से कहा, मैं जल्दी से यह ले लूंगी और वापस आऊंगी। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ की आवाज ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। अनन्या, यह काव्या है। अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसे पेट में एक मुक्का लगा हो। 5 साल बिना किसी संपर्क के, और अब यह। काव्या, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों फोन कर रही हो, लेकिन प्लीज फोन मत काटना। काव्या की आवाज रुंधी हुई, हताश थी। मुझे पता है कि मुझे कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं फोर्टिस अस्पताल जयपुर में हूं। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की। अनन्या, दुनिया एक पल के लिए रुक गई। सब कुछ के बावजूद, विश्वासघात, झूठ, सालों के हेर फेर के बावजूद, अनन्या ने एक वास्तविक दर्द की चुभन महसूस की। काव्या 15 साल से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यह बंधन पूरी तरह से गायब नहीं होता, भले ही इसे सबसे क्रूर तरीके से तोड़ा गया हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो काव्या? मुझे पता है कि तुम अब एक मनोवैज्ञानिक हो। मुझे मदद चाहिए। मेरे पास अब कोई नहीं है अनन्या। मेरे परिवार ने मुझसे नाता तोड़ लिया है। मैंने अपनी नौकरी खो दी है। रोहन उस अपार्टमेंट को लेने के लिए मुकदमा कर रहा है जो हमने साथ खरीदा था। वह सिसकी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक कल्पना के लिए बर्बाद कर दी और अब मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अनन्या ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेते हुए। उसकी पहली प्रतिक्रिया फोन काटने की थी। काव्या ने अपनी पसंद बनाई थी, उसे परिणामों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर उसने उस युवा महिला के बारे में सोचा जिसे उसने अभी अभी देखा था, पति के विश्वासघात से टूटी हुई, और उन सभी अन्य मरीजों के बारे में जो पिछले कुछ सालों में उसके क्लिनिक से गुजरे थे। दर्द विश्वासघात को सही नहीं ठहराता, लेकिन दर्द वास्तविक था, और एक चिकित्सक के रूप में अनन्या ने पीड़ित लोगों की मदद करने की शपथ ली थी। काव्या, मैं फिर से तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, मैं यह दिखावा नहीं कर सकती कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें सक्षम पेशेवरों की सिफारिश कर सकती हूं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्लीज अनन्या, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। अनन्या ने बीच में टोका और महसूस किया कि यह सच था। नफरत के लिए भावनात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है जिसे मैं अब तुम पर खर्च करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मौत या तुम्हारे दुख की भी कामना नहीं करती। एक लंबी चुप्पी थी। क्या तुम सच में मुझे किसी की सिफारिश कर सकती हो? हाँ, मैं मारिया से आघात और आत्महत्या के प्रयास में विशेषज्ञता वाले चिकित्सकों की एक सूची भेजने के लिए कहूंगी। लेकिन काव्या, तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है। उपचार का काम तुम्हारा है, कोई भी यह तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मुझे पता है। धन्यवाद अनन्या,
और मुझे हर चीज के लिए खेद है। मुझे पता है कि तुम्हें है, लेकिन महसूस करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह समझने के लिए काम करने की जरूरत है कि तुमने जो चुनाव किए वे क्यों किए, ताकि तुम फिर से उसी तरह से दूसरे लोगों को चोट न पहुंचाओ। जब उसने फोन रखा तो अनन्या कुछ मिनटों के लिए अपनी कुर्सी पर बैठी रही, बातचीत को संसाधित करते हुए। मारिया दरवाजे पर दिखाई दी। सब ठीक है डॉक्टर? हाँ ठीक है। मारिया, क्या तुम जटिल आघात और आत्महत्या के प्रयास के मामलों के लिए शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की एक सूची तैयार कर सकती हो? यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो मेरे अतीत का हिस्सा था। मारिया, जो अनन्या की कहानी किसी से भी बेहतर जानती थी, ने समझ के साथ सिर हिलाया। जरूर। और डॉक्टर, आपने सही काम किया। उस रात घर पर अनन्या ने काव्या के फोन के बारे में आर्यन को बताया। वे रसोई में एक साथ डिनर तैयार कर रहे थे, एक साधारण घरेलू दिनचर्या जिसकी उसने सालों के औपचारिक डिनर के बाद सराहना करना सीख लिया था, जो कर्मचारियों द्वारा परोसे जाते थे। तुम इस बारे में कैसा महसूस कर रही हो? आर्यन ने सलाद के लिए सब्जियां काटते हुए पूछा। दुखी, अनन्या ने ईमानदारी से जवाब दिया। दुखी क्योंकि एक व्यक्ति जिसे मैंने सच में प्यार किया था वह इतने निचले स्तर पर पहुंच गया, लेकिन शांति में भी, क्योंकि मैं एक चिकित्सक के रूप में जवाब देने में सक्षम थी, एक पीड़ित के रूप में नहीं। क्या तुम सोचती हो कि वह मदद स्वीकार करेगी? मुझे नहीं पता, फैसला उसका है। मैंने अपना हिस्सा किया। आयशा, अनन्या की सौतेली बेटी, उस पल रसोई में आई। 13 साल की उम्र में वह एक बुद्धिमान और संवेदनशील किशोरी थी, जिसने अनन्या को एक दूसरी मां के रूप में एक ऐसी स्वाभाविकता के साथ स्वीकार कर लिया था जो उसके दिल को गहराई से छूती थी। अनन्या, तुम ठीक हो? तुम विचारशील लग रही हो। मैं ठीक हूं प्रिय, बस काम पर थोड़ा मुश्किल दिन था। क्या किसी मरीज ने तुम्हें दुखी किया? कुछ ऐसा ही। लेकिन तुम जानती हो कि मुझे क्या खुश करता है? घर आना और तुम दोनों को यहां देखना। और यह सच था, उस घरेलू जीवन की सादगी जो सच्चे प्यार और आपसी सम्मान पर बनी थी, उसके पिछले जीवन की सारी भव्यता से ज्यादा कीमती थी। 6 महीने बाद अनन्या को आपसी परिचितों के माध्यम से पता चला कि काव्या ने वास्तव में थेरेपी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी का पुनर्निर्माण कर रही थी। उसने एक मामूली नौकरी पाली थी, फ्लोरिडा के भीतरी इलाके में एक छोटे से शहर में चली गई थी और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक आश्रय में स्वयंसेवी काम कर रही थी। अनन्या इस खबर से सचमुच खुश हुई, इसलिए नहीं कि वह दोस्ती फिर से शुरू करना चाहती थी, यह कभी संभव नहीं होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मानती थी कि सभी लोग बढ़ने और खुद को सुधारने का मौका पाने के हकदार हैं। रोहन, दूसरी ओर, घोटाले से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। जयपुर के सामाजिक हलकों में उसकी प्रतिष्ठा स्थायी रूप से धूमिल हो गई थी और हालांकि उसने अपने कुछ व्यवसायों को बनाए रखा, वह कभी भी प्रभाव और प्रतिष्ठा के उसी स्तर पर वापस नहीं आया। उसने फिर से 20 साल छोटी एक महिला से शादी की, लेकिन शादी केवल 2 साल तक चली, इससे पहले कि वह उसे एक छोटे और अमीर आदमी के लिए छोड़ गई। अनन्या कभी कभी उसे पेशेवर कार्यक्रमों में देखती थी। जयपुर इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन वे केवल विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान करते थे। उसे अब गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उसे कोई पुरानी यादें भी नहीं आती थीं। रोहन उसके जीवन के एक अध्याय का हिस्सा था जो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अपनी नई जिंदगी की 7वीं सालगिरह पर उसने गाला पार्टी की रात से गिनती शुरू कर दी थी। अनन्या जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम के मंच पर खड़ी थी, भावनात्मक विश्वासघात के उत्तरजीवियों के साथ अपने अग्रणी काम के लिए राजस्थान के मनोवैज्ञानिक संघ से एक पुरस्कार प्राप्त कर रही थी। जब मैंने यह यात्रा शुरू की, उसने माइक्रोफोन में कहा, सैकड़ों पेशेवर सहयोगियों के एक दर्शक को देखते हुए मुझे नहीं पता था कि मैं शुरू कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं बस अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बुरे दिन सबसे अच्छे सालों के बीज होते हैं। दर्शकों में आर्यन पहली पंक्ति में आयशा के साथ बैठा था, जो अब 18 साल की थी और मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाली थी।
उनके बगल में मारिया और अनन्या के कुछ सबसे करीबी सहयोगी बैठे थे, वे लोग जो उसका चुना हुआ परिवार बन गए थे। विश्वासघात सबसे विनाशकारी अनुभवों में से एक है जिसका एक इंसान सामना कर सकता है, उसने जारी रखा। यह हमें वास्तविकता की हमारी धारणा, हमारे आत्ममूल्य, हमारी विश्वास करने की क्षमता पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन यह, अगर हम अनुमति दें, तो पहली बार खुद को सच में जानने का एक अवसर भी हो सकता है। उसने एक विराम लिया। उसकी आंखें आर्यन की आंखों से मिलीं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के सच्चे गर्व के साथ मुस्कुराया जो उसे ठीक वैसे ही प्यार करता था जैसे वह थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने मुझे धोखा दिया? जवाब जटिल है। मेरे लिए माफी का मतलब भूलना या बहाना बनाना नहीं है। इसका मतलब है गुस्से को छोड़ना ताकि यह मुझे नियंत्रित न करे। इसका मतलब है मेरी मानसिक शांति को मेरे न्याय की प्यास पर चुनना। और सबसे बढ़कर इसका मतलब यह समझना है कि सबसे अच्छा बदला एक अच्छी तरह से जी गई जिंदगी है। तालियां गर्म और लंबी थीं। जब अनन्या मंच से नीचे उतरी तो वह सहयोगियों, छात्रों और मरीजों से घिरी हुई थी जो उसे बधाई देना चाहते थे। लेकिन जिस व्यक्ति को वह देखना चाहती थी, वह धैर्यपूर्वक कतार के अंत में इंतजार कर रहा था। लगभग 25 साल की एक युवा महिला जिसकी आंखें हाल ही में रोने से लाल थीं। डॉ शर्मा, युवा महिला ने कहा जब आखिरकार उसकी बारी आई। मेरा नाम मीरा है। मेरे पति ने मुझे मेरी बहन के साथ धोखा दिया। मुझे नहीं पता कि कैसे जारी रखा जाए। अनन्या ने सहानुभूति और दृढ़ संकल्प की एक परिचित चुभन महसूस की। यहां एक और व्यक्ति था जिसका जीवन विश्वासघात से बिखर गया था। दर्द को उपचार में बदलने का एक और अवसर। मीरा, उसने धीरे से कहा, अपना हाथ युवा महिला के कंधे पर रखते हुए, तुम सही जगह पर आई हो और मुझे तुम्हें एक बात बताने दो जो किसी को सालों पहले मुझे बतानी चाहिए थी। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह शायद अभी शुरू हो रही है। उस रात जब वह घर पहुंची, सभी समारोहों और बधाइयों के बाद अनन्या ने आर्यन को पीछे के बरामदे में पाया, जहां उन्होंने शादी के ठीक बाद एक छोटा साजन गार्डन बनाया था। वह पौधों को पानी दे रहा था, एक ऐसी गतिविधि जो हमेशा तनावपूर्ण दिनों के बाद उसे आराम देती थी। एक पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक होने पर कैसा महसूस होता है? उसने पूछा, उसे गले लगाने के लिए पास आते हुए। मैं आभारी महसूस करती हूं, उसने उसकी बाहों में सिमटते हुए जवाब दिया। आभारी कि मैंने अपना उद्देश्य पाया, आभारी कि मैंने तुम्हें पाया, आभारी कि मैंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरे लोगों के तुम्हें प्यार करने से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे खुद को इतना प्यार करने से आती है कि तुम केवल सच्चे प्यार को स्वीकार करो। और तुम्हारे लिए सच्चा प्यार क्या है, डॉक्टर? अनन्या मुस्कुराई, उस बगीचे के चारों ओर देखते हुए जो उन्होंने एक साथ बनाया था, उस जीवन के बारे में सोचते हुए जो उन्होंने ईमानदारी, सम्मान और विकास पर बनाया था। सच्चा प्यार कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे क्षणों में देखता है और रहने का चुनाव करता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलताओं का जश्न मनाता है बिना कम महसूस किए। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बढ़ने के लिए जगह देता है, भले ही इसका मतलब उन दिशाओं में बढ़ना हो जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझते। उसने उसे धीरे से चूमा। यह तुम हो जो मुझे यह पता लगाने देते हो कि मैं कौन हूं और मुझे उसके लिए प्यार करते हो जो मैं बनती हूं। एक पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक के लिए तुम्हारे पास बहुत रोमांटिक अंतर्दृष्टि है। एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट के लिए तुम बहुत गहरे सवाल पूछते हो। और वहां अपने निजी बगीचे में सुर्खियों और तालियों से दूर अनन्या आखिरकार वहां पहुंच गई थी जहां वह हमेशा होनी चाहिए थी। अपने साथ घर पर उसके लिए प्यार किया जाता था जो वह वास्तव में थी, और अपने बदले हुए दर्द का इस्तेमाल अन्य लोगों को उनकी अपनी आजादी का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए कर रही थी। धोखेबाज बेतहाशा रोया था। प्रेमिका ने माफी की भीख मांगी थी, लेकिन पत्नी एक ऐसी महिला बन गई थी जिसे अब अपने मूल्य को जानने के लिए किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं थी। और यह अंत में सबसे मीठी जीत थी।